यस, स्प्रिंग डेटा जीपी। स्प्रिंग डेटा जीपी। अब जीपी क्या होता है, तो इसकी कहानी समझेंगे। जेडीबीसी क्यों नहीं यूज़ करेंगे, जेडीबीसी में क्या प्रॉब्लम्स है, इसकी कहानी समझेंगे। ठीक है, तो काफ़ी कहानियाँ हम लोग समझने वाले हैं। सो बस वेट करो, एक सेकेंड और बस। हम्म, और आप लोग की चैट विंडो कहाँ गई भाई? यस, चलो। सो सबसे पहले बात करते हैं, रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया थी। अच्छा, सबसे पहले आप ये बताओ कि जेपीए समझ में आ गया? अगर आप जेपीए, मतलब जेपीए नहीं, जेडीबीसी, आपको जेडीबीसी समझ में आ गया? अगर आपको कोई एप्लीकेशन दिया जाएगा तो आप जेडीबीसी के थ्रू बना लोगे, कोई डेटाबेस इंटरेक्शन, तभी आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, योशिता कह रहे हैं यस, रोशन कह रहे हैं यस, और भाई सब लोग यस यस बोलो पहले। सब कह रहे हैं यस यस यस, ठीक है तो चलो। अब बात करते हैं जीपी क्या है, और जीपी किस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब भी कोई लैगिंग होगी या ऑडियो ब्रेक होगी तो बता दिएगा, मैं वीडियो ऑफ कर दूंगा। अदरवाइज चलने देते हैं, ठीक है। यस, नाउ वाई वी यूज जीपीए एंड व्हाट इज जीपीए। तो अभी तक जो हम स्प्रिंग जेडीबीसी यूज़ कर रहे थे, स्प्रिंग जेडीबीसी, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। उन प्रॉब्लम्स को समझेंगे और उनका सोल्यूशन समझेंगे। सबसे पहली पहली प्रॉब्लम कि आप एज अ जावा डेवलपर, हम लोग एज जावा डेवलपर बनना चाह रहे हैं ना, हम लोग स्प्रिंग बूट सीख रहे हैं, माइक्रो सर्विसेज सीख रहे हैं, एंड वी हैव टू राइट अ लॉट ऑफ एसक्यूएल क्वेरीज। अगर आप स्प्रिंग जेडीबीसी यूज़ कर रहे हो, मतलब आप एक जावा डेवलपर हो लेकिन फिर भी आप बहुत सारी एसक्यूएल क्वेरीज लिख रहे हो। समझ पाए मेरी बात? एसक्यूएल क्वेरी, भाई आप जावा डेवलपर हो तो जावा भी फोकस करो ना। कितने लोग समझ पाए मेरी बात? आप टेबल भी बना रहे हो, डेटाबेस भी कनेक्ट कर रहे हो, टेबल्स के कॉलम्स भी आपको ध्यान में रखने हैं, कॉलम्स के बाद आप टेबल्स के एट्रीब्यूट्स को भी ध्यान में रख रहे हो, टेबल के कॉलम्स को जब इंसर्ट करो तब भी आपको ध्यान में रखना पड़ रहा है। तो आपको एज अ जावा डेवलपर यू मस्ट नो माई एसक्यूएल क्वेरीज, अगर आपको जेडीबीसी यूज़ करना है वहाँ पे भी। कितने लोग समझ गए मेरी बात? तो इससे क्या होता है, इससे ये है कि भाई आपको अपने बिजनेस लॉजिक पे फोकस कम करके, और आप कहाँ कहीं ना कहीं ध्यान बैठेगा किस पे, कहीं ना कहीं किस पे ध्यान बैठेगा, डेटाबेस क्वेरीज पे। इसका मतलब है जेपीए सिंपली सिंपली कहता है कि आपको जावा की या जावा के अलावा आपको कोई क्वेरी लैंग्वेज वगैरह की जरूरत नहीं है। आप यूज करिए जीपीए। ठीक है, आप जीपीए यूज करिए, एंड देर इज डू नीड टू राइट माइस्क्यूएल क्वेरीज। आपको माइस्क्यूएल क्वेरीज की लिखने की जरूरत नहीं है। पोस्ट, अगर आप यूज करें तो पोस्ट की क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या है, ये सारी क्वेरीज डिपेंडेंट होती हैं हर एक डेटाबेस पे। तो अगर आप माइस्क्यूएल लिख रहे हो तो माइस्क्यूएल की क्वेरी जो आपने अपने जावा एप्लीकेशन में लिखी है वो सिर्फ और सिर्फ माइस्क्यूएल के साथ ही चलेगी। दैट मीन्स स्प्रिंग जेडीबीसी जेडीबीसी क्या कर रहा है, आपके एप्लीकेशन को डेटा बेस डिपेंडेंट बना रहा है, डिपेंडेंट बना रहा है, डिपेंडेंट। कितने लोग समझ गए मेरी बात? पहला पॉइंट, डिपेंडेंट, मतलब ऑब्वियस सी बात है कि आप नहीं चाहोगे कि हमारा जो एप्लीकेशन है वो सिर्फ और सिर्फ माइस्क्यूएल के साथ ही चले। फ्यूचर में हो सकता है आप इसको बदलने की कोशिश करो, माइस्क्यूएल हटा के आपको यूज़ करना है पोस्टग्रेस, आपको यूज़ करना है मारियाडीबी। तो आपको ये चीज़ नहीं चाहिए, और स्प्रिंग जेडीबीसी हम यूज़ कर रहे हैं। दैट मीन्स वी आर डायरेक्टली राइटिंग माइस्क्यूएल क्वेरीज, दैट इज एक्चुअली टाइटली बाइंडिंग और एप्लीकेशन टू डेटाबेस। तो हम ये नहीं चाहेंगे। समझ गए सब लोग? यस। दूसरी चीज़, हमें मैनुअली क्वेरीज को लिखना पड़ रहा है, मैनुअली क्वेरीज को लिखना पड़ रहा है, क्वेरीज को लिखना पड़ रहा है। भाई बहुत सारी क्वेरीज हैं, एज अ जावा डेवलपर आप कितनी क्वेरीज लिखोगे? ठीक है, तो मैनुअली क्वेरीज लिखना पड़ रहा है। तो सबसे बढ़िया चीज़ क्या हो कि अगर कोई ऐसा टूल हो दैट कैन राइट ऑटोमेटिक क्वेरीज, मतलब बढ़िया होगा कि नहीं? आप लोग बताओ, मजा आएगा कि नहीं? कि आपको किसी ने क्वेरी लिख के दे दिया, आपको क्वेरी लिखनी पड़ी ना, ना इंसर्ट की क्वेरी, ना डिलीट की, ना अपडेट की, ना क्रिएट की, कोई भी क्वेरी लिखनी ही नहीं है। दूसरी चीज़, आप बाकी जैसे बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे एक तो पेजिनेशन अगर आपको करना होगा तो मैनुअल क्वेरी क्वेरी जेडीबीसी में लिखनी पड़ेगी। ठीक है, फॉर पेजिनेशन डीबी सपोर्ट के लिए मैनुअल काम आपको करना पड़ेगा सब, मैनुअल
वर्क आपको करना पड़ेगा। तो ये भी ऑटोमेटिक होगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, समझ गए। उसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं, आप जितने स्कीमास क्रिएट करते हो वो भी खुद से क्रिएट करते हो, तो यहाँ भी मैनुअल वर्क होगा, डीडीएल ऑपरेशंस भी, क्वेरीज तो इसी में आ जाएगा, ठीक है। और बहुत सारे आपको बॉयलर प्लेट मतलब बहुत सारे एक्स्ट्रा कोड आपको लिखना पड़ रहा था, जैसे आपको जेडीबीसी टेम्पलेट चाहिए, आपको ये चाहिए वो चाहिए, उन बॉयलर प्लेट्स को भी हटा के ये बॉयलर फ्री कोड हमें दे देगा, बॉयलर बॉयलर प्लेट फ्री, ठीक है। तो आपको ये सारे फीचर्स तो देने वाला है, बहुत सारे फीचर हैं, ठीक है। और हमारे CRUD ऑपरेशंस को भी सिंप्लीफाई करेगा भाई, बहुत सिंप्लीफाई करेगा। इट विल प्रोवाइड ऑल द CRUD ऑपरेशंस रिलेटेड क्वेरीज इन योर हैंड, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो 7th अगर लिख दें या 6th लिख दें, CRUD ऑपरेशन सिंप्लीफिकेशन, CRUD ऑपरेशंस सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफाई कर देगा, ठीक है। तो ये सारे काम करेगा, और ये इतना ही नहीं, एक्सेप्शंस तो ये मतलब समझ लो वो जो जेडीबीसी वाली चीज़ थी वो तो करेगा करेगा, ठीक है। जेडीबीसी वाली चीज़ करेगा, ऐसा नहीं कि जेडीबीसी वाली चीज़ नहीं करेगा, जेडीबीसी के अलावा ये चीज़ कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, थोड़ा सा हम लोग उल्टा लिख दिए, इसमें हम लोग डिसएडवांटेज पढ़ रहे हैं ना जेडीबीसी का, तो ये लिख दो बॉयलर प्लेट कोड लिख दो यहाँ, ठीक है। अभी फीचर पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे CRUD ऑपरेशंस, मैनुअल वर्क लिख देते हैं, मैनुअल वर्क कर देते हैं, ठीक है, यस। अब बात करते हैं वाई जेपीए, स्प्रिंग डेटा जेपी, वाई जेपीए, वाई जेपीए। तो वाई जेपीए में भी कुछ तारीफ इसकी सुन लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसके कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे और एक्चुअली इसे कैसे यूज़ करेंगे ये हम लोग सीखेंगे। वाई जेपी, वाई जेपी, एक सेकंड भाई। हाँ, तो वाई जेपीए पढ़ने से पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले जेपीए का फुल फॉर्म समझ लो। जेपीए का मतलब होता है जावा परसिस्टेंट एपीआई, जावा परसिस्टेंट एपीआई पहले होता था, लेकिन अभी थोड़े दिन पहले अब इसको बोलने लगे जकार्ता परसिस्टेंट एपीआई, जकार्ता परसिस्टेंट एपीआई, परसिस्टेंट एपीआई, परसिस्टेंट एपीआई। हाँ, इसका नाम अब बदल गया है, अब इसका नाम जकार्ता परसिस्टेंट एपीआई, पहले जावा परसिस्टेंट एपीआई होता था, लेकिन बाद बाद में इसका नाम चेंज हो गया, क्योंकि ये चीज़ें किसी और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को दे दी गई हैं, ठीक है। अब इसकी कहानी अलग है, इसकी कहानी आप पढ़ोगे तो समझ पाओगे। अब इसके फीचर्स क्या हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं। पहला, सिंप्लीफाई बॉयलर प्लेट कोड, ठीक है, या कह सकते हो बॉयलर प्लेट रिडक्शन, बॉयलर प्लेट कोड रिडक्शन। तो कुछ जो हम लोग कोड लिखते थे वो कोड भी अब आपको यहाँ पे नहीं लिखना पड़ेगा। क्वेरीज इसमें क्या है, आपको जो लिखते थे आपको नहीं बनानी पड़ेगी, ठीक है, क्वेरीज आपको नहीं बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक जनरेशन ऑफ क्वेरीज, ऑटोमेटिक जनरेशन ऑफ क्वेरीज, जनरेशन ऑफ क्वेरीज, ठीक है। कुछ ऐसे मेथड्स मिलेंगे जो काफ़ी, डेराइव मेथड सपोर्ट, डेराइव क्वेरी एंड मेथड सपोर्ट, डेराइव्ड क्वेरी एंड मेथड सपोर्ट। इसका मतलब है कि आपको क्वेरी नहीं लिखनी पड़ेगी, आप मेथड लिखोगे क्वेरी अपने आप से लिख जाएगी, ठीक है, मेथड सपोर्ट, समझे। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद बहुत पावरफुल क्वेरिंग सपोर्ट है, ठीक है, पावरफुल क्वेरिंग सपोर्ट, मतलब आपको कोई लिखनी भी नहीं, और ये बाय डिफॉल्ट बहुत पावरफुल क्वेरिंग सपोर्ट देगा, ठीक है। पावरफुल क्वेरिंग सपोर्ट में जेपीक्यूएल और नेटिव क्वेरीज को सपोर्ट करता है, मतलब जेपीक्यूएल जावा परसिस्टेंट या जेपीए परसिस्टेंट क्वेरी लैंग्वेज। साथ ही साथ में अगर आप चाहो तो आप नेटिव क्वेरीज को भी लिख सकते हो, नेटिव क्वेरीज को भी आप लिख सकते हो। तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ इसी का क्वेरीज का फीचर यूज़ करो। इफ़ यू वांट तो आप अपनी खुद की क्वेरी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर चाहो तो आप कस्टम क्वेरीज लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, बहुत तगड़ा सपोर्ट है स्प्रिंग के साथ, मतलब स्प्रिंग बूट और जीपीए बहुत तगड़ा काम करेगा एक साथ में। और पेजिंग शॉर्टिंग का सपोर्ट है, आपको कुछ अलग से करना की जरूरत नहीं है। पेजिंग शॉर्टिंग सपोर्ट, पेजिंग शॉर्टिंग का सपोर्ट है, मतलब आप पेज बाय पेज डेटा को निकाल सकोगे, एक ही बार में पूरा नहीं निकालोगे। एक पेज में सपोज 10 रिकॉर्ड है तो 10-10 करके आप निकाल सकते हो, शॉर्टिंग सपोर्ट है बहुत तगड़ा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे फीचर हैं जो हमें मतलब ये प्रोवाइड करता है। डेटा बेस इंडिपेंडेंट का फीचर प्रोवाइड करेगा, दैट मीन्स इट विल मेक अवर एप्लीकेशन डेटाबेस इंडिपेंडेंट, डेटाबेस इंडिपेंडेंट, इसका मतलब है अगर आप आज पोस्ट जैसी उसकी आपने
कल MySQL यूज़ कर सकते हो, परसों आप MariaDB यूज़ कर सकते हो, नरसों कोई और डेटाबेस यूज़ कर सकते हो। समझ गए मेरी बात? तो ऐसा करके बहुत सारे आप फीचर्स यूज़ कर सकते हो इसके साथ। सेशन वगैरह का सपोर्ट है, सेशन ऑटोमेटिक क्लोज होगा, ये तो JPA भी देता था बट ये भी देता है। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है, इसमें क्वेरीज वगैरह खुद लिख जाएंगी अपने आप से। तो ये है एक ORM, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। देखो सबसे इंपॉर्टेंट, इट इज अ ORM। ORM मीन्स ऑब्जेक्ट, O फॉर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। अब ये मतलब क्या होता है, मतलब इसका मतलब क्या होता है ये बात समझो सब लोग। आ, ये दोबारा एक्सप्लेन करें, तो फीचर्स हम लोग पढ़ रहे थे, क्या क्या फायदे हैं। क्वेश्चंस नहीं, क्वेरीज है, क्वेरीज या ऑटोमेटिक जनरेशन ऑफ क्वेरीज। इसमें ऑटोमेटिक क्वेरीज जनरेट होंगी, चाहे वो डेराइव्ड क्वेरी हो या कोई भी चीज़ हो, ठीक है, ऑटोमेटिक जनरेशन ऑफ क्वेरी। तो ये जीपी क्या है, जीपी इज अ जीपी इज अ ORM। ठीक है, मतलब जीपी हमें ORM का सपोर्ट प्रोवाइड करता है। कितने लोग को पता है ORM का मतलब क्या होता है? कितने लोग को पता है ORM का मतलब क्या है? अच्छा, कुछ फीचर और ही देता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, बट हाँ ये हमें कैशिंग वगैरह का भी सपोर्ट देता है। कैशिंग, हम लोग डेटाबेस कैशिंग करते हैं ना, कि अगर बार बार हमें सेम डेटा निकालना है तो हम कैशिंग कर सकते हैं। तो डेटाबेस कैशिंग वगैरह का भी सपोर्ट हमें ये देता है। तो ऐसा करके और भी बहुत सारे फीचर्स हमें मिल जाएंगे इसके अंदर। ORM का मतलब क्या होता है, किसको पता है ORM? ठीक है, यस, ORM इज एक्चुअली अ मैपिंग। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, बेसिक फंडा इसका पता क्या है, बेसिक फंडा ये देखो, मैपिंग हम करेंगे ORM। देखो JPA कैसे काम करता है ये समझ लो सब लोग। JPA इज अ ORM, JPA प्रोवाइड्स ORM फीचर, ORM फीचर। अब ये फीचर क्या है, इसको कैसे यूज करना है ये समझ लो सब लोग, और सारा काम हो जाएगा। JPA कहता है कि भाई अगर आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर JPA यूज कर रहे हो तो आपको अपनी क्लास को टेबल से मैप करना होगा। किसे? क्लास को टेबल से मैप करना होगा। क्लास मतलब आपकी क्लास होगी यहाँ पे और डेटाबेस में टेबल होगी। तो एज अ डेवलपर आपको ये सोचना पड़ेगा मैपिंग के बारे में, बस इतना काम आपको करना है। ये है हमारी क्लास और ये है हमारे टेबल्स। तो मेरे लिए बस आप इतना कर दीजिएगा, बाकी आई विल हैंडल। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास लेट्स क्रिएट वन, यस, ये। तो ये हमारा JPA या ORM है, ORM है। तो ORM हमसे कहेगा कि अगर आपको ORM यूज़ करना है तो आप सिर्फ एक काम मेरा कर देना, आप अपनी क्लास को अच्छे से मैप कर देना, अपनी टेबल से मैप कर देना बस। अगर आपने इतना काम कर दिया ना तो आपके काम को मैं बहुत ज़्यादा आसान बना दूंगा, सिर्फ अगर आपने इतना ही काम किया है। मैं कहूँगा कैसे? तो JPA मुझे पहले समझाएगा कि आपको करना क्या है। JPA कहेगा कि आपको ये करना है कि जब भी एक आप क्लास बनाइए, सपोज आपने यूज़र क्लास बनाया, तो आप यूज़र्स नाम से एक टेबल भी बनाइए। आप कहोगे क्या यूज़र नाम की टेबल रखना ज़रूरी है? तो JPA कहेगा नहीं, ORM कहेगा नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। आप यूज़र्स और यूज़र टेबल एक ही नाम से दो, नाम आप अलग अलग रख दो, बट आप मैप कर दो कि इसका जो ऑब्जेक्ट होगा वो इस क्लास इस टेबल के अंदर आएगा। मतलब मैपिंग हमें बतानी पड़ेगी। उसके बाद मैं कहूँगा ठीक है चलो मैं कर दूंगा मैपिंग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नेक्स्ट, अब मैपिंग का मतलब है कि अगर इस क्लास के अंदर एक ID फील्ड है तो ये ID इस टेबल के अंदर ID वाले कॉलम से मैप होनी चाहिए, इस टेबल के ID वाले कॉलम से मैप होनी चाहिए। मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या होना चाहिए, दिस शुड बी ID। ठीक है, और ये चीज़ आपके इससे मैप होनी चाहिए, इस ID से। इट इज़ इंपॉर्टेंट। समझ गए ना सब लोग? दिस ID शुड बी मैप्ड विद द ID इन टेबल, ID इन टेबल। मैं कहूँगा ठीक है आगे समझाओ। आगे ये कहता है कि अगर यहाँ पे एक नेम ना, एक नेम से कॉलम है तो यहाँ पे एक नेम को रिप्रेजेंट करने वाला टेबल में भी कॉलम होना चाहिए। अगर क्लास के अंदर फील्ड है तो यहाँ पे नेम को रिप्रेजेंट करने के लिए एक टेबल में भी कॉलम होना चाहिए। तो मैं कहूँगा ठीक है, इतना सब लोग समझ गए कि नहीं? तो एक हमारे पास यहाँ पे ये वाला भी कॉलम होगा, यस, नेम को रिप्रेजेंट करने के लिए। मैं कहूँगा ठीक है आगे। आगे ये कहता है ऐसे ही जितने आप अपने क्लास के अंदर फील्ड्स बनाओगे उतने कॉलम्स आपको बनाने पड़ेंगे, सो दैट इट इज मैपिंग या इट इज एक्चुअली रिप्रेजेंट योर टेबल। जैसे मतलब है कि आप यूज़र का डेटा आप अपने यूजर्स नाम के टेबल में रख सको। तो अगर आपने यहाँ पे एड्रेस बनाया तो आपको यहाँ पे भी एक एड्रेस बनाना पड़ेगा। आई थिंक समझ गए मेरी बात, मैपिंग का मतलब क्या है। एंड ये मैपिंग हमें ORM को बतानी पड़ेगी। ORM को बता सकते हैं हम दो तरीके से, आइदर कॉन्फ़िगरेशन ही करेंगे। अब कॉन्फ़िगरेशन भी दो तरीके से करते हैं, कर सकते हैं, या तो हम यूज़ करें जावा प्लस एनोटेशन,
एनोटेशन बोल दो, ज़्यादा सही है, एनोटेशंस। और या तो दूसरा कौन सा तरीका हो सकता है, एक्सएमएल। ठीक है, सो दोनों तरीके से आप क्या करोगे, ये मैपिंग को बता सकते हो। मैपिंग को बता सकते हो कि हमारे पास एक क्लास है, उसमें एक आईडी है, और वो यूजर्स टेबल की आईडी से मैप हो रही है। एक हमारे पास क्लास है, उसके अंदर नेम है, वो यूजर्स टेबल के नेम से मैप कर रही है। एक एड्रेस है, एड्रेस यूजर टेबल के एड्रेस से मैप कर रहा है। कितने लोग कितना समझ गए? सो दिस मैपिंग वी हैव टू इन्फॉर्म टू जेपीए या फिर इन्फॉर्म टू ओआरएम। अगर इतना काम आपने बता दिया, सो नाउ इट विल हैंडल एवरीथिंग फॉर यू, डेटाबेस और एवरीथिंग फॉर यू। सो नाउ इट विल हैपन या इट विल हैंडल everything for it will handle everything for us, it will happen everything for us। कितने लोग समझ गए मेरी बात? अब आप कहोगे क्या क्या हैंडल करेगा, ओ सबसे बड़ी चीज ना, क्या क्या हैंडल करेगा। तो ये बहुत सारी चीज हैंडल करेगा। जैसे अगर आपको एक यूजर सेव करना है, तो आपके पास इस क्लास का ऑब्जेक्ट होगा, आपके पास इस क्लास का ऑब्जेक्ट होगा कि नहीं होगा? आपने एक क्लास बनाया हुआ, यूजर नाम से एक क्लास बनाई होगी, उस क्लास का आप ऑब्जेक्ट बना लोगे, इसके अंदर सारे डेटा डाल दोगे। और अगर आपको यूजर्स सेव करने डेटाबेस के अंदर, तो आप अब खुद नहीं करोगे, अब आप क्या करोगे, आप ओआरएम से बोलोगे कि सेव दिस ऑब्जेक्ट, ओआरएम विल सेव दिस ऑब्जेक्ट टू डेटाबेस। अभी कहाँ सेव करेगा, क्योंकि ओआरएम को पता है, आप मैपिंग कर चुके, तो ओआरएम को पता है कि ये यूजर्स का ऑब्जेक्ट है, तो सेव करना है यूजर टेबल के अंदर। अब यूजर का ऑब्जेक्ट का जो आईडी वाला कॉलम है, आईडी वाले कॉलम में चला जाएगा। नेम वाला जो फील्ड है, वो टेबल के नेम वाली कॉलम में चला जाएगा। एड्रेस वाला फील्ड टेबल के एड्रेस वाले कॉलम में चला जाएगा। सो इट विल सेव द यूजर टू द टेबल ऑटोमेटिकली, यू डोंट हैव टू राइट एनी क्वेरी और एनीथिंग। कितने लोग समझ गए? सो इट विल डीबी ऑपरेशन सारा कर देगा ये, कॉमन डीबी ऑपरेशन, कॉमन डीबी ऑपरेशंस। कुछ कस्टम हो सकता है तो आपको लिखना पड़ेगा, अदरवाइज इट विल सेव। अगर आपको चाहिए डेटाबेस से, सपोज एक यूजर चाहिए, तो अब आपको डेटाबेस से इन मतलब खुद से नहीं इंटरेक्ट करना है। आप ओआरएम से बोलोगे कि हे ओआरएम, आप मुझे एक यूजर का ऑब्जेक्ट दे दो। ये क्या करेगा, ये डेटाबेस में जाएगा, सर्च करेगा, एंड इट विल टेक दिस ऑब्जेक्ट एंड इट विल प्रोवाइड यू द ऑब्जेक्ट। आपने कोड के अंदर यूज कर लो। कितने लोग समझ गए? सो ये सारे डी डेटाबेस ऑपरेशन खुद से कर देगा, आपको करने की कोई भी जरूरत नहीं है। बताओ भाई, इतना समझ में आया सबको कि नहीं है? जो समझा रहा हूँ पहले वो समझो आप, फिर मैं बताऊंगा सारी चीजें। बोलो, इतना समझ में आया आपको कि नहीं आया समझ में? ये सारी चीज का सपोर्ट करता है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ मतलब आप कस्टम ऑपरेशंस भी यूज कर सकते हो, अपनी क्वेरी खुद की भी पास कर सकते हो, अपनी क्वेरी भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि। ठीक है, आपसे कोई पूछ सकता है कि आप मैपिंग कैसे करते हो या मैपिंग होती क्या है, तो कितने लोग बता दोगे मैपिंग? सर अभी तक क्या एक्सप्लेन किया है बता दो प्लीज, एटलीस्ट समरी। आई एम एक्सप्लेनिंग विकास, आई एम एक्सप्लेनिंग जेपीए। ठीक है, कि जेपीए कैसे काम करता है। जेपीए में हमें एक क्लास बनानी है, एक टेबल बनाना है, देन वी हैव टू मैप। ठीक है, वी हैव टू मैप, हमें मैपिंग करनी है कि क्लास के अंदर की फील्ड्स को टेबल के अंदर के कॉलम से मैपिंग करनी है। ठीक है, क्लास को टेबल से मैपिंग करनी है। और जो क्लासेस होंगी, जो मैप होंगी, जो भी क्लासेस होंगी, जो मैप होंगी, उनको हम बोलेंगे एंटिटीज। मतलब जो रिप्रेजेंट करेंगे डेटाबेस टेबल को, उनको हम बोलेंगे दीज आर द एंटिटीज। ठीक है, दीज आर द एंटिटीज। तो ये एंटिटीज होंगी। प्रॉपर्टी नेम एंड डीबी कॉलम नेम सेम होना चाहिए, नहीं सेम नहीं होगा, बट मैपिंग में आपको बताना पड़ेगा कि ये आपके क्लास का नाम है और ये टेबल का नाम है, ये इससे मैप हो रहा है। सो हमें ये एनोटेशन के थ्रू या फिर एग्जाम्पल के थ्रू बताना पड़ेगा। नाम कोई भी सेम रखने की जरूरत नहीं है आदित्य, देयर इज नो नीड टू पुट द नेम सेम। बट आपको मैपिंग बतानी, ना आपको क्लास के नाम को सेम रखने की जरूरत है, ना आपके टेबल के नाम को सेम रखने की जरूरत है, ना आपको फील्ड और कॉलम। बट मैपिंग में हमें ये बताना है कि ये वाला कॉलम इससे मैप है। तो कोई समराइज कर सकता है दो तीन चार पॉइंट्स जो मैंने आपको समझाए? डेटा टाइप सेम होना चाहिए, यस, डेटा टाइप तो सेम होना चाहिए, अदरवाइज दूसरे टाइप की वैल्यू दूसरे के अंदर कैसे डाल दोगे? डेटा टाइप सेम होना चाहिए।
चले तो आगे बढ़े। नाउ अब हमारे पास दो टर्म और आते हैं। अच्छा ये समझ गए ना सब लोग, आगे बढ़ सकते हैं। ORM is a technique to convert Java object to relation. Yes, it is a technique to map so that framework can automatically handle the DB operations. समझ गए? It is actually a technology to map your objects to your, या map your classes to your tables so that data can be handled या objects can be handled automatically by your framework. समझ गए सब लोग? हाँ, तो मैपिंग्स पे ज़्यादा ध्यान देंगे बस। इंटरनली जेपीए काम कैसे करता है जेपीए की पूरी पूरी कोडिंग है, पूरा फ्रेमवर्क है। ठीक है, कॉलम्स को मैच कराए जाते हैं, फिर ऑटोमेटिक क्वेरी लिखी जाती है, वो क्वेरी फायर होती है ऑब्जेक्ट्स के। जो मैपिंग आप करते हो उस मैपिंग के आधार पे वो क्वेरी खुद जनरेट होती है। अभी मैं दिखाऊंगा, आप क्वेरी लिखोगे नहीं, बट जो आप क्वेरी अभी लिखते आए थे ना, वो क्वेरी सेम क्रिएट होगी, बट ऑटोमेटिक क्रिएट होगी। तो ऐसी प्रोग्रामिंग की गई है। ठीक है, क्लास इज कन्वर्टेड टू, क्लास इज नॉट कन्वर्टेड टू ऑब्जेक्ट। मैपिंग आप क्लास की कर देते हो, बट यूज तो आप ऑब्जेक्ट्स को करते हो ना। तो जब यूजर क्लास आपने बनाया, मैपिंग कर दिया, बट जब आपने यूजर्स ऑब्जेक्ट बनाया या यूजर एक क्रिएट किया, तो वो उसी क्लास का ऑब्जेक्ट है ना। दैट मीन्स वो उस क्लास की वैल्यू है, और आप सेव उस वैल्यू को करोगे तो जो क्लास मैप्ड थी वो यूजर टेबल के अंदर ही जाएगी। बस वो जो ऑब्जेक्ट जा रहा था वो यूजर के अंदर ही तो जाएगा, बट वो एज अ कॉलम जाएगा, मतलब एज अ रो जाएगा। अब यह है विवेक समझ में? तो वो जाएगा तो उसी क्लास के अंदर, बट वो एज अ रो सेव हो जाएगा। क्लास ऑब्जेक्ट मैप टू डीबी मीन्स ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। यस, इट इज एक्चुअली ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग, मैपिंग द ऑब्जेक्ट टू योर टेबल या ऑब्जेक्ट टू योर रो ऑफ द टेबल। मैपिंग हम क्लास के अंदर करेंगे, ये चीज याद रखिएगा, उसका नाम ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग है। ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग मतलब ऑब्जेक्ट्स को कहीं ना कहीं, मैं देखो क्लास को आप मैप कर रहे हो, इसका मतलब उस क्लास के ऑब्जेक्ट को बनाना है, तो कहीं ना कहीं सेम ऑब्जेक्ट करोगे तो इनडायरेक्टली ऑब्जेक्ट ही मैप हुए हैं। समझे? सारा काम कर सकते हैं, ज्वाइन वाइन ऑटोमेटिकली, ज्वाइन विल बी हैंडल्ड ऑटोमेटिकली। ये मैंने लिख दिया ना, सारे डीबी ऑपरेशंस विल बी ऑटोमेटिकली हैंडल, इट विल हैंडल एवरीथिंग फॉर यू। सारा काम खुद से कर देगा। समझ गए सब लोग? सारा काम। अब आप लोग कहो तो आगे बढ़े भाई। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। नाउ अब हमारे पास दो टर्म्स हैं जिन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। द फर्स्ट टर्म इज जीपीए एंड अनदर टर्म इज हाइबरनेट। हाइबरनेट कितने लोगों ने सुना है किसी या इन दोनों टर्म के बारे में? थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकती है आप लोग को। हो सकता है बहुत सारे लोग जेपीए के बारे में बात करें, बहुत सारे लोग हाइब्रिड के बारे में बात करें। हाइब्रिड भी ओआरएम है, जेपीए भी एक तरीके बोले तो ओआरएम का ही फीचर हमें देता है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस? ठीक है, चलो इसको समझ लेते हैं। यस, बोथ प्रोवाइड्स या बोथ आर द ओआरएम, बट इनको हम लोग समझते हैं, इनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। समझना बात को। जेपीए देखो दोनों का काम एक ही है, दोनों का काम एक ही है दोनों का काम है एक ही है, लेकिन आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए क्योंकि इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है। जेपीए का मतलब क्या है? जेपीए इज अ स्पेसिफिकेशन, स्पेसिफिकेशन एंड इट इज अ इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन बस एक ही वर्ड में अगर आप समझ गए तो समझ गए। कितने लोग मत समझते हो इसका मतलब क्या है? स्पेसिफिकेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन कोई समझता है? नहीं समझता तो मैं समझाता हूँ। स्पेसिफिकेशन, स्पेसिफिकेशन का मतलब होता है चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं सिर्फ, मतलब आपको बताया गया हाउ टू डू। ठीक है, हाउ टू डू, हाउ टू डू चीज़ें बताई गई कि कैसे करना है बेसिकली। ये हाइपोथेटिकल कह सकते हो, एक इट इज़ नॉट रियल। ठीक है, ये कह सकते हो ऐसे किताब में लिख के दे दिया गया है कि अगर आपको ओआरएम चाहिए तो ये काम आपको करना होगा। कितने लोग समझ गए मेरी बात? यहाँ पे लिख दिया गया है कि दिस इज अ वे, या इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट्स को डेटाबेस से मैप करके और काम कर सकते हो। मैप करके, मैप करके काम कर सकते हो। समझ गए मेरी बात? यस, ये हमें बताता है कैसे करना, हाउ टू डू। ऑब्जेक्ट डेटाबेस में मैप करके ऐसे काम कर सकते हो, लेकिन एक्चुअल काम, एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन, एक्चुअल काम जो है, जो करता है काम उसको, ठीक है, एक्चुअली डूइंग, एक्चुअल काम करता है, उसे हम इंप्लीमेंटेशन बोलते हैं। बेसिकली हाइबरनेट वो है, एक्चुअल काम हाइबरनेट कर रहा है, बट जेपीए सिर्फ बता रहा है भाई, ये इशारा दे रहा है और ये उस इशारों पे चल रहा है।
ये बता रहा है हाउ टू डू, और ये एक्चुअली काम को कर रहा है एग्जैक्टली। दिस टूल इज एक्चुअली वर्किंग। ये बता रहा है कि काम ऐसे ऐसे करना है, मैपिंग ऐसे करनी है, ऐसा करना है। एक सेव मेथड है, सेव ऐसे डेटा को सेव करेगा, सेव मेथड सेव करेगा, और ये इस सेव मेथड की इंप्लीमेंटेशन दे रहा है कि दिस इज हाउ इट इज सेविंग द डेटा, दिस इज हाउ इट इज सेविंग डेटा, दिस इज हाउ, यहाँ पे कोड लिखा है, दिस इज हाउ इट इज सेविंग डेटा, सेविंग डेटा। कितने लोग समझ गए अभी मेरी बात? हाउ मेनी ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस? ये डिफरेंस आप समझिए। जीपे इज अ इंटरफेस एंड हेवन इट इज, यस कह सकते हो योशिता, एकदम 101%। एक और एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मुझे खाना बनाना नहीं आता, मैं एग्जांपल देता हूं, समझिए। मुझे खाना बनाना नहीं आता और मुझे खाना बना के खाना है, तो मैं कैसे करूँगा? मैं यूट्यूब से उठाऊंगा, एक वीडियो देखूंगा, सारे स्टेप्स पेन पेपर पे नोट डाउन कर लूंगा। सारे स्टेप्स, सपोज 10 स्टेप्स हैं, पेन पेपर में नोट डाउन कर लिया। तो वो जो पेन पेपर पे नोट डाउन जो डॉक्यूमेंटेशन है, दैट इज अ स्पेसिफिकेशन। वहां पे ये स्पेसिफाई हुआ है कि आप खाना कैसे बनाओगे, हाउ यू बिल्ड या हाउ यू प्रिपेयर द फूड, समझे? तो वो हमारा स्पेसिफिकेशन है। बट एक्चुअल जो खाना हमें मिलेगा कब? जब एक्चुअल में बनाऊंगा। तो जो एक्चुअलिटी है दैट इज अ हाइबरनेट। अभी आया समझ में? यस, इट इज अ इम्प्लीमेंटेशन। तो एक्चुअल काम जब हम करेंगे तभी खाना बनकर रेडी होगा। बट पेन पेपर पे हम एग्जैक्टली गाइड कर रहे हैं कि पेन पेपर कैसे बनाना है खाना। अब सपोज मैं खाना बना रहा हूं तो मैं हाइबरनेट हूं, लेकिन वो पेन पेपर कौन था? पेन पेपर कौन था? इट इज अ स्पेसिफिकेशन। और मैं टूल था हाइबरनेट इंप्लीमेंटेशन, मैं उसको इंप्लीमेंट कर रहा था। कितने लोग समझ गए मेरी बात? अब इसका फायदा पता क्या है? कौन बता सकता है इसका फायदा? कौन बता सकता है इसका फायदा क्या है? प्रिपेयरिंग फूड, जो डॉक्यूमेंटेशन था या डॉक था, वो जेपीए था, स्पेसिफिकेशन था। और हु इज हाइबरनेट? दुर्गेश इज इंप्लीमेंटिंग दिस, मतलब दुर्गेश काम कर रहे हैं। तो ये क्या थे? ये टूल थे। अब इसका फायदा पता क्या है? यस, इसका फायदा ये है कि कल को अगर हमारे पास ये डॉक्यूमेंटेशन रहा, तो कोई जरूरी नहीं दुर्गेश ही हो यहाँ पे। यहाँ पे हो सकता है विवेक आ जाए, विवेक आ जाए। कितने लोग समझे मेरी बात? हो सकता है यहाँ पे विकास आ जाए। लेकिन वो डॉक्यूमेंटेशन से तो खाना तो एक ही जैसा बनेगा ना। इंटरेस्टिंग एग्जांपल अब अचानक से आ गया, बट अब आप समझ जाओगे शायद। तो डॉक्यूमेंटेशन या डॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैंने दुर्गेश को दे दिया तो दुर्गेश खाना बना रहे हैं मजेदार, और विवेक को दे दिया विवेक खाना बना रहे हैं, और विकास को दे दिया तो विकास इज प्रिपेयरिंग द फूड। असल में सो हम क्या कर सकते हैं बेसिकली, हम इंप्लीमेंटेशंस को चेंज कर सकते हैं, लेकिन काम नहीं चेंज होगा, क्योंकि काम बताया कहाँ पे गया है? काम कहाँ बताया गया है? काम आपके स्पेसिफिकेशन में बताया गया है। तो अगर हम इन फ्यूचर हम हाइबरनेट को बदल देते हैं, तब भी जेपी वही वैसा ही काम करेगा। असल में मतलब अब काम करने का मतलब इंटरनल वर्किंग अलग होगी। इसमें भी देखो, इसमें भी देखो, हो सकता है कि मैं दुर्गेश था, मैंने खाना प्रिपेयर करना स्टार्ट किया। अब मैंने क्या किया, मैंने पहले चावल उठाया, फिर पानी लिया। विवेक हो सकता है पहले पानी ले फिर चावल ले, और ये हो सकता है पहले गैस जला दें। लेकिन काम करने का तरीका अलग हो सकता है, मतलब कोड, एक्चुअल कोड अलग हो सकता है, बट रिजल्ट वही आएगा। कितने लोग समझ पाए मेरी बात? यस, एंड रिजल्ट इज सेम। तो ये है स्पेसिफिकेशन का फायदा, स्पेसिफिकेशन और इंप्लीमेंटेशन का ये फायदा है। इंप्लीमेंटेशन मतलब इंप्लीमेंटेशन बदल सकती है, मतलब दिस इज हाउ इट इज सेविंग, ये बदल सकता है, ये चेंज हो सकता है। कैसे सेव कर रहा है बदल सकता है, बट सेव कर रहा है, फाइनली जो रिजल्ट है सेव करना वो सेव होगा। कितने लोग समझ गए जेपी एंड हाइबरनेट? स्पेसिफिकेशन बेसिकली इसका नाम ही स्पेसिफिकेशन, वो स्पेसिफाई कर रहा है, और ये इंप्लीमेंट कर रहा है, मतलब ये एक्चुअल काम कर रहा है। मैथड यस, जैसे आप इंटरफेस और इंप्लीमेंटेशन क्लास कह रहे थे, सेम एग्जैक्टली exactly। हाँ, अब बात करते हैं यहाँ पे। कोई कह रहा है जेपीए इंटरनली हाइबरनेट ही यूज कर रहा है। नो, इट्स रॉन्ग रोशन। जेपीए इंटरनली हाइबरनेट नहीं यूज कर रहा है। स्प्रिंग बूट, जो स्प्रिंग बूट जेपीए है, स्प्रिंग बूट के अंदर जो हम जेपीए यूज कर रहे हैं, इट इज बाय डिफॉल्ट यूजिंग हाइबरनेट। इट इज बाय डिफॉल्ट यूजिंग हाइबरनेट। या समझ में? इज
डिफॉल्ट या बाय डिफॉल्ट यूजिंग हाइबरनेट। अभी आया समझ में मेरी बात, कहानी समझ गए? तो स्प्रिंग बूट का जो जेपी है वो बाय डिफॉल्ट हाइबरनेट को यूज कर रहा है एज अ टूल, क्योंकि हाइबरनेट एक बहुत ज़्यादा फेमस है, हाइबरनेट एक बहुत ज़्यादा इंप्लीमेंटेशन है फेमस है जेपी की। अभी आ गया समझ में? आई होप सबको समझ में आ जाना चाहिए कि जेपीए और हाइब्रिड में क्या अंतर है। और इसका इंटरव्यू में बहुत सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाइब्रिड एंड जेपीए। समझ गए? यस। और फायदा भी आप समझ गए कि फ्यूचर में अगर हम कोई कोडिंग कर दें, तो अगर हम इंप्लीमेंटेशन को बदल देते हैं, हाइब्रिड मान लो पेड हो जाता है, तो हम फ्री वाला टूल ला के लगा सकते हैं जो जेपीए की इंप्लीमेंटेशन दे रहा हो बस, और हमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं होगी। समझ गए मेरी बात? अब आप कहोगे सर हाइब्रिड के अलावा बहुत सारे कौन कौन से फ्रेमवर्क हैं, तो बहुत सारे हैं। हाइब्रिड के अलावा बहुत सारे फ्रेमवर्क है, हाइबरनेट, आई बैटिस, माई बैटिस, बहुत सारे फ्रेमवर्क है जो इंप्लीमेंटेशन है जेपी की। अगर आप यहाँ पे आओगे, जावा ओ आर एम टूल अगर आप डालोगे यहाँ, तो गूगल पे दिखा देगा जावा ओ आर एम फ्रेमवर्क्स एंड फ्रेमवर्क लिस्ट जरा टाइप करो। यस, ये तो जावा के नहीं है वो, ऑलमोस्ट ये ऑल बाकी लैंग्वेजेस के भी दे दिए इन्होंने। यस, लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग सॉफ्टवेयर, एक बार देखो, बहुत सारे हैं, ये देखो। ठीक है, ये देखो, अपाचे, कैनी, अपाचे, ओपन जीपीए, बहुत सारे हैं। डेटा न्यूक्लियस, ई बीन, इक्लिप्स, लिंक, एंटरप्राइज जावा बीन्स, एंटरप्राइज ऑब्जेक्ट फ्रेमवर्क, हाइबरनेट। हम लोग का हाइबरनेट यहाँ पे दिखा, वाइडली यूज, इसके आगे लिखा वाइडली, सबसे ज़्यादा ये यूज़ होता है। जावा डेटा ऑब्जेक्ट्स, बहुत सारे हैं। ठीक है, हाँ, जॉक, कोडो, कमर्शियल इंप्लीमेंटेशन ऑफ बोथ जावा डेटा ऑब्जेक्ट्स एंड जावा पर्सिस्टेंट एपीआई। समझ? टॉप लिंक अभी मैंने बोला, टॉप लिंक बाय ओरेकल। ठीक है, तो यस, बाकी हाइबरनेट आप देख सकते हो, हाइबरनेट इज ए, यस, हाइबरनेट ओआरएम बोलते हैं, या फिर इज एन ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग टूल फॉर जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क फॉर mapping an object oriented domain model to your data relational database. Hibernate is handled by object relational independence mismatch problem by replacing the direct persistent data access to high level कर सकते हो सब चीज़। ये Hibernate is a free software that is distributed under the GNU। तो ये बेसिकली फ्री सॉफ्टवेयर है, आप अपने प्रोजेक्ट्स में और आसानी से यूज़ कर सकते हो। पहले था EJBs, पहले बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, बट अब JPA इज़ वन ऑफ द हाइब्रिड एंड JPA या इज़ वन ऑफ द पॉपुलर थिंग्स। समझ गए भाई सब लोग? तो आई थिंक जो मैं समझाना चाह रहा हूँ समझ गए सब लोग। चलें भाई वापस आ जाए कहानी। हाइब्रिड JPA समझ गए कि नहीं समझ गए, आप लोग बताओ, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग? बढ़े आगे? तो कोडिंग पार्ट पे आ जाए, कैसे काम करता है, क्या करना है आपको। पहले हम लोग वर्किंग समझते हैं, फिर थ्योरी समझते रहेंगे। ठीक है, आपको काम सिखा देता हूँ पहले। हम्म। तो ऊपर आते हैं थोड़ा यहाँ पे, और यहीं से समझना स्टार्ट करो। एंटिटी कौन सी क्लासेस होंगी? एंटिटीज कौन सी क्लासेस होंगी? जो डेटाबेस में टेबल को रिप्रेजेंट कर रही हो, मतलब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एक ना एक टेबल होगी। मतलब अगर यूजर क्लास है तो यूजर नाम से टेबल होगी, या किसी और नाम से टेबल हो, बट आप याद रखना कि उसकी ये टेबल है। ठीक है, तो एंटिटीज उसको बोलेंगे। दूसरी चीज, मैपिंग हमें करनी होगी। तीसरी चीज, मैपिंग किससे होगी? मैपिंग हमारी क्लासेस से और टेबल्स के बीच में होगी। इतनी चीज ध्यान रखना है। मैपिंग कितने तरीके से कर सकते हैं बताओ भाई आप लोग? हाउ मेनी वेज आर देयर टू मैप थिंग्स? टू। या तो आप एनोटेशन यूज करो या फिर एक्सएमएल यूज करो। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्या यूज़ होता है आजकल? सबसे ज़्यादा एनोटेशन यूज़ होता है। लेकिन फिर से मैं बोलता हूँ कि कभी कभी ऐसा हो सकता है, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एक्सएमएल किसी लेगेसी प्रोजेक्ट में आपको मिल सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको नहीं मिल सकता है, तो आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा। मतलब पुराने प्रोजेक्ट्स में मिल सकता है एक्सएमएल। ठीक है, मॉडल इज समथिंग लाइक कि कोई भी डेटा स्टोर कर सकता है। मॉडल इज डेटा। समझिए विकास, तो इट्स नॉट रिलेटेड टू डेटाबेस, मॉडल मतलब डेटा। ठीक है, तो वो नॉर्मल डेटा भी हो सकता है, डेटाबेस वाला भी डेटा हो सकता है। आ जाओ, तो हम क्या करेंगे, चलो हम जो मैं बता रहा हूँ पहला प्रोग्राम आप उसी हिसाब से करिएगा। ठीक है, तो मैं स्टेप्स टू राइट जीपीए प्रोग्राम,
अब मैं यहाँ पे स्टेप्स लिखूंगा, इन स्टेप्स को सब लोग समझेंगे एंड सीखेंगे, ठीक है। इसमें भी हाइमेनेट डॉट सी एफ जी एक्सएमएल होता है क्या? चाहो तो आप बना सकते हो आकाश, इट्स नॉट कि नहीं होता है, बट क्योंकि हम स्प्रिंग बूट यूज़ कर रहे हैं तो स्प्रिंग बूट का फ़ायदा हम लेंगे कि नहीं लेंगे आकाश? लेंगे कि नहीं स्प्रिंग बूट का फ़ायदा? स्प्रिंग बूट विल एक्चुअली क्रिएट कॉन्फ़िगरेशंस ऑटोमेटिकली, तो वो सब ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगर कर देगा, ठीक है। और हम कॉन्फ़िगरेशन अपना यूज़ करेंगे ऑटोमेटिक वाला, ठीक है। चाहो तो आप हाइब्रिड डॉट सी एफ जी डॉट एक्सएमएल लिख सकते हो, हाइब्रिड कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो, सब चीज़ कर सकते हो, बट मैं बता रहा हूँ उस तरह करना, ठीक है। तो सबसे पहले वी विल क्रिएट वन प्रोजेक्ट, तो हम एक प्रोजेक्ट बना लेंगे। स्प्रिंग इनिशियलाइजर पे जाएंगे, इनिशियलाइजर पे जाएंगे एंड हियर वी विल क्रिएट प्रोजेक्ट। कैसे देखिए, हम कब मेविन 3.4 नाम होगा, नाम क्या देते हैं, क्या देते हैं नाम इसका, कॉम डॉट लर्न डॉट जीपी या कॉम डॉट जीपी एग्जाम्पल, जीपी एग्जाम्पल्स, ठीक है। पिछले का हम लोगों ने नाम क्या दिया था, कोई बता सकता है? एक बार देख लो यार, उससे रिलेटेड होगा तो ज़्यादा सही रहेगा। बस एक सेकंड रुकना यार, हम लोगों ने नाम दिया था कोर्स जेडीबीसी एग्जाम्पल, तो इस बार कोर्स जेपी एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। कॉम डॉट जेपीए डॉट एग्जाम्पल और कोर्स जेपीए एग्जाम्पल, एंड दिस इज फॉर लर्निंग प्रोजेक्ट या लर्निंग जेपीए। बाकी जो ग्रुप आईडी वही मैं पैकेज का नाम भी डालूंगा, जार 21। और यहाँ पे सबसे ज़रूरी बात है डिपेंडेंसीज, ठीक है। तो डिपेंडेंसीज में यहाँ पे क्लिक करूँगा और सबसे इंपॉर्टेंट डिपेंडेंसीज पता है कौन सी है? आप टाइप करो पहले, तो देखो पहले तो आप माई टाइप करो, क्योंकि डेटाबेस आपको माई यूज़ करना है, ठीक है। अगर कोई और डेटाबेस होता तो उसका ड्राइवर। दूसरी चीज़ यहाँ पे आपको अब जेडीबीसी नहीं यूज़ करनी है विवेक। अगर आपको जेडीबीसी चाहिए होती तो आप यहाँ पे स्प्रिंग जेडीबीसी लिखते हैं, बट अब आपको जेपीए चाहिए तो यहाँ पे स्प्रिंग जेपीए लिखोगे, स्प्रिंग डेटा जेपीए, समझ गए? तो इसके नीचे आप पढ़ लो, persist data in SQL stores with Java persistent API using Spring Data and Hibernate, क्लिक कर लो। कितने लोग समझ गए मेरी बात? हाउ मेनी ऑफ यू? बताओ भाई। उसके बाद बस आपको और कुछ चाहिए होगा तो ले लो, अभी तो मैं कुछ नहीं ले रहा हूँ। बाकी बाकी सब फैंसी थिंग्स है, जैसे अगर आप वेब चाहिए तो वेब ले लेना, जो हम एमबीसी बनाएंगे तो वेब लेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे जनरेट पे क्लिक करेंगे, इट विल जनरेट प्रोजेक्ट, तो हम इसको कॉपी कर लेंगे, अपने फोल्डर में चलेंगे, लाइव बैच 2404 यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और फिर हम कोर्स जेपी एग्जाम्पल को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, यस, कोर्स जेपी एग्जाम्पल, और फिर हम इंटेलिजे आइडिया से इसको ओपन कर लेंगे, ठीक है। तो हम ओपन ए न्यू प्रोजेक्ट, वर्क स्पेस, लाइव बैच, जेपी एग्जाम्पल, ओपन एंड ट्रस्ट मी, एंड प्रोजेक्ट को ओपन करते वक्त थोड़ा सा वेट कर लेंगे, सो दैट ऐसा ना लगे कि मतलब अधूरे पे ओपन हो जाए, ठीक है। तो जब जी यहाँ पे जब देखोगे अगर आपका काम हो गया है, मतलब जो बंडलिंग या बिल्डिंग वगैरह हो रहा होगा उसको हो जाने दीजिए। उसके बाद सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे पॉम डॉट एक्सएमएल को, क्या आपने जो इन्फॉर्मेशन डाली थी वो सही है कि नहीं है। सब चीज़ मुझे सही लग रहा है, ग्रुप आईडी है कॉम डॉट जी पी ए डॉट एग्जाम्पल, जी पी ए सब सही है, नेम वगैरह सब सही है, दिस इज़ फॉर लर्निंग प्रोजेक्ट। एंड अगर आप नीचे देखो तो डिपेंडेंसीज में पहले डिपेंडेंसी स्प्रिंग बूट स्टार्टर डेटा जीपीए, और ये कनेक्टर है, और ये टेस्ट अपने आप से मिलता है यूनिट टेस्टिंग के लिए, आपको टेस्ट अपने आप से मिल जाते हैं। अभी मैं यूनिट टेस्टिंग भी सिखाऊंगा, आपको टेंशन ना लो, सब सिखाऊंगा, ठीक है। तो हमारा ये परफेक्ट है, सही है। अब हम क्या ओपन करेंगे, अब ओपन करेंगे एसआरसी मेन जावा, और अपनी मेन क्लास ओपन करेंगे, एंड एक बार रन करके देख लेंगे कि चल रहा है सब कि नहीं चल रहा है, और एरर आ जाएगी, यस। और इसको मैंने मनोज मैंने इसको एक्सप्लेन कर रखा है यार प्रीवियस क्लासेस में। बताओ भाई, स्प्रिंग बूट जब मैंने समझाया था, समझाया था फॉर्मेटिंग वाले पेरेंट वगैरह सब क्या होता है, स्टार्टर डिपेंडेंसी क्या होता है, ये सब चीज़ समझाई थी कि नहीं समझाई थी? ये ईच एंड एवरीथिंग आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, तो अब मुझे लगता नहीं दोबारा से एक्सप्लेन करना चाहिए, ठीक है। अगर एक बार बता देता हूँ ऐसे मोटा मोटा कि जब हम स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसका एक पेरेंट प्रोजेक्ट होता है, वो अपना बहुत सारी चीज़ें पेरेंट से उठाता है, ठीक है, डिपेंडेंसीज वगैरह। तो अभी हमने प्रोजेक्ट चला दिया तो ये एरर दे रहा है, बताऊंगा क्यों एरर दे रहा है, ठीक है।
उससे पहले आप अगर एक्सटर्नल डिपेंडेंसीज में आओ तो यहाँ उसको ओपन करो तो आपको दिखेगी ये सारी डिपेंडेंसीज फेच होके आ गई हैं, स्प्रिंग बूट ने फेच करके ले आया आपके लिए। तो आपको यहाँ पे देखो दिखेगा, हाइबरनेट में दिखा दूँ आपको, ये देखो जकार्ता पर्सिस्टेंट एपीआई जेपीए की डिपेंडेंसी है। उसके बाद यस हाइबरनेट भी है, हाइबरनेट कॉमन, हाइबरनेट ओआरएम। और एक चीज़ मैं और दिखाना चाह रहा हूँ, स्प्रिंग बूट, स्प्रिंग स्टार्टर, स्प्रिंग डेटा जीपीए है, ठीक है। क्या आपको कहीं जेडीबीसी भी दिख रही है क्या? ये रही स्प्रिंग जेडीबीसी। इसका मतलब जब आपने जीपीए लगाया तो स्प्रिंग जेडीबीसी ऑटोमेटिक आ चुका है। आया समझ में? दैट मीन्स कि जेपीए विल एक्चुअली यूज जेडीबीसी इंटरनली। तो जो काम अभी खुद से लिख रहे थे वो इंटरनली अब जेपीए यूज़ करेगा। ठीक है, मतलब हम लोग ने पहले नॉर्मल जेडीबीसी यूज़ करते थे, तो हम लोग जब जेपीए पे आ गए तो जेपीए नॉर्मल जेडीबीसी को यूज़ कर रहा था और हमारा काम उसने आसान किया। अब हम लोग जब जेपीए यूज़ करेंगे तो जेपीए इंटरनली स्प्रिंग जेडीबीसी यूज़ करके हमारा काम आसान कर देगा। ठीक है, तो ये सिंपल फंडा। अब आ जाओ वापस, अब कैसे कोड करना स्टार्ट करें। हाउ हाउ देखो, सबसे पहले हम मैपिंग ही कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? मैपिंग ही कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम बना देंगे एक पैकेज एंटिटीज, मतलब जितनी भी मैपिंग क्लासेस हैं वो हम एंटिटीज के अंदर रखेंगे। समझ रहा सब लोग? ठीक है, मतलब ये कौन सी क्लासेस होंगी? ये ऐसी क्लासेस होंगी जिनके कॉरस्पॉन्डिंग टेबल हो, मतलब डेटा हमें रखना है। तो चलो यूजर्स बना लें, एक यूजर्स बना लें। कौन सी क्लास बनाएं, कौन सा डेटा स्टोर करें? यूजर्स रखते हैं, यूजर रखते हैं, चलो ठीक है। तो हम यहाँ पे एक यूजर नाम से क्लास बना लेंगे। यूजर कितने लोग बना लोगे भाई? फटाफट बोलते जाओ सब लोग। यूजर नाम से हमने यहाँ पे एक क्लास बना लिया। अब अपने दिमाग में ऐसा सोचो कि एक टेबल है, यूजर नाम की एक टेबल है डेटाबेस में, और एक्चुअली अगर होती तो वैसे ही मैप करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बना देंगे इसको एज अ एंटिटी, क्योंकि ये एक एंटिटी है जिसकी एक टेबल ऑलरेडी है। अब आप कहोगे ये सर टेबल क्या है, ये एंटिटी क्या है? तो ये हम जेपीए को बता रहे हैं कि ये वाली जो क्लास है वो एंटिटी क्लास है। ये जेपीए को मैंने बता दिया सो दैट जेपीए कैन अंडरस्टैंड कि इसकी टेबल है डेटाबेस में। कितने लोग समझ गए? तो ये जो एनोटेशन है वो हमें ये बता रहा है, या जेपीए को ये बता रहा है कि दिस क्लास इज एन एंटिटी क्लास एंड इसकी मैपिंग होगी और इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक डेटाबेस पे टेबल होगी, इसलिए मैंने इसको एक एंटिटी बना दिया है। एंटिटी बनाने का सिंपल सा तरीका है, आप @एंटिटी यूज करिए। कितने लोग समझ गए एंटिटी? आया समझ में? सिंपल। अब आप कहोगे ठीक है एंटिटी बना दिया। अब देखो, अगर आपकी जो टेबल है वो यूजर ही नाम से है तो आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं, जो एंटिटी का नाम है वही टेबल का नाम भी ऑटोमेटिकली होगा। ऐसा ना? बट आपने बोला था ना कि सर क्या टेबल का नाम अलग हो सकता है, तो बिल्कुल। और अगर टेबल का नाम सपोज डेटाबेस के अंदर आप यूजर अंडरस्कोर या टीबी अंडरस्कोर यूजर रखना है तो आप @टेबल यूज करोगे। यस आकाश, 101%। तो आप टेबल यूज करोगे और यहाँ पे अपना नेम बता दोगे कि जो डेटाबेस का टेबल है वो है DB_यूजर या JP_यूजर। कितने लोग समझ गए मेरी बात? तो यही है मैपिंग। यस यही है मैपिंग। हम जेपीए को ये बता रहे हैं अपने टेबल और अपने क्लास के बारे में कि ये जो क्लास है ये एक एंटिटी क्लास है, इसके इसकी मैपिंग हो रही है डेटाबेस से। बेसिकली एंटिटी क्लास है, इसकी एक टेबल होगी डेटाबेस के अंदर। टेबल की हेल्प से आप ये बता रहे हो कि इसकी जो टेबल है उसका नाम क्या है, JP_यूजर। लेयर आर्किटेक्चर में इसको कहाँ यूज करेंगे विकास? यस, लेयर आर्किटेक्चर में ये डेटाबेस लेयर पे यूज हो रहा है। ठीक है, ये डेटाबेस लेयर पे यूज हो रहा है। बट अभी आप ये समझो मैपिंग, इतना सब लोग समझ गए मेरी बात? तो कभी भी आपको कोई डेटा स्टोर करना है तो आप ऐसे ही बनाओगे टेबल। नाउ अब आ जाते हैं कॉलम पे। कॉलम का मतलब है कि अब टेबल की मैपिंग हो गई, अब आपके टेबल की मैपिंग हो गई, अब आपको कॉलम्स की मैपिंग करनी है। तो सपोज आपके पास यहाँ पे एक फील्ड है दैट इज अ प्राइवेट इंटीजर यूजर आईडी, और इसको एज अ प्राइमरी की बनाना है तो आप @ID लिख दोगे यहाँ पे, @ID। आया समझ में? @ID। तो ये प्राइमरी की बन जाएगी। या अगर आपके पास यूजर आईडी नाम से टेबल में कोई फील्ड है जो कि प्राइमरी की है तो यहाँ पे यूजर आईडी बनाओ एंड आईडी शुड बी प्राइमरी की, या आईडी अपने आप से प्राइमरी की हो जाएगी। अगर आपके कॉलम का नाम कुछ और है और आप क्लास का नाम कुछ और रखना, क्लास के वेरिएबल का नाम कुछ और रखना चाह रहे हो, सो इन दैट केस आप यहाँ पे कॉलम नाम का एनोटेशन यूज कर सकते हो, कॉलम। और आप यहाँ पे नेम स्पेसिफाई कर सकते हो, सपोज DB या JPA_यूजर
यूजर अंडरस्कोर आईडी। आया समझ में? तो इससे हम हम अपने क्लास के अंदर या अपने जावा के अंदर इसको एज अ यूजर आईडी यूज करेंगे, बट डेटाबेस के अंदर एज अ जेपीए यूजर आईडी यूज होगा। कितने लोग समझ गए मेरी बात? समझते जाओ भाई। ये मैपिंग बता रहे हैं हम लोग। मैपिंग, एक टेबल अज्यूम कर रहे हैं अभी है, अगर होती तब भी सेम तरीके से मैपिंग होती, हो सकता है पहले टेबल किसी ने बना के दे दी हो। ठीक है, ऐसा हो सकता था ना, प्राइमरी की के लिए आईडी तो फॉरेन की के लिए, फॉरेन की के लिए मैपिंग्स सीखनी पड़ेगी हमें, मैपिंग्स का तरीका इसमें अलग है। ठीक है, मैपिंग स्वरूप इसमें मैपिंग्स का तरीका अलग है, मतलब फॉरेन की बनाने का अलग तरीका है, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लासेस, अभी एक दो क्लास और हमें जीपीए सीखना होगा, क्योंकि यही यूज़ करना है तो थोड़ा सा अच्छे सीखेंगे। ठीक है, ऑलमोस्ट एक या दो क्लासेस और हमें जीपीए करने होंगे अच्छे से, फिर एमबीसी पे हम लोग जाएंगे, मॉडल व्यू कंट्रोलर, मतलब वेब की चीज़ें पढ़ेंगे, जीपी जेसन वगैरह। इतना सब लोग समझ गए? अब आप और क्या कर सकते हो, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। देखो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको अपने कॉलम को नलेबल रखना है तो नलेबल बाय डिफॉल्ट ट्रू होता है, नॉट नल रखना है तो यहाँ पे नलेबल को आप फॉल्स कर दो, इसका मतलब अब आईडी डालनी है, बट काम करना है। प्राइमरी की ऑटोमेटिक नल होती है, तो प्राइमरी की पे ज़्यादा छेड़छाड़ मत करिए। आप एक कॉलम बनाइए, जैसे आपके पास है यूज़र नेम, एंड नेम को मॉडिफाई करना है, तो आप यहाँ पे, मैं कहूँगा ये है JPA अंडरस्कोर यूज़र अंडरस्कोर नेम। और अगर आप चाहते हो ये नॉट नल हो तो यहाँ पे नलेबल में नलेबल में फॉल्स कर दो, तो अब नलेबल फॉल्स है, मतलब अब ये नल नहीं हो सकता, नॉट नलेबल मतलब फॉल्स है, नलेबल बाय डिफॉल्ट ट्रू होता है। यूनिक भी रख सकते हो, यूनिक ट्रू मतलब दो रो की सेम वैल्यू नहीं हो पाएगी, तो यहाँ पे बेसिकली कॉलम की इंफॉर्मेशन आप डाल सकते हो, जो कॉलम आप इंफॉर्मेशन वहाँ डालते हैं। ठीक है, उसके बाद आप स्ट्रिंग ईमेल ले सकते हो, बहुत सारी चीज़ ले सकते हो, स्ट्रिंग ईमेल, प्राइवेट स्ट्रिंग या इंटीजर एज, प्राइवेट बुलियन, एक्टिव यूजर है कि एक्टिव यूजर नहीं है, इज एक्टिव। तो ऐसा करके सारी फील्ड्स आप यहाँ पे ले सकते हो। ठीक, तो लोग समझ गए मेरी बात? अब आप कहोगे कि सर जिसमें कॉलम नहीं लिखा है वो कैसे मैप होंगे? तो कॉलम नहीं लिखा है इसका मतलब अपने डेटाबेस टेबल का जो कॉलम है और यहाँ का कॉलम नेम है वो सेम है। समझ गए ना? तो अगर नहीं लिखा है इसका मतलब कॉलम भी नेम से ही बनेगा, कॉलम भी ईमेल से बनेगा, कॉलम भी एज से बनेगा, और कॉलम भी इज एक्टिव से बनेगा। कितने लोग समझ गए मेरी बात? तो कॉलम की मैपिंग नहीं दी इसका मतलब ऑटोमेटिक वो ले लेगा, फील्ड का नाम कॉलम का नाम एक ही हो जाएगा। पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं? कितने लोग मैपिंग कर पाओगे अब आप? हाउ मेनी ऑफ यू कैन मैप? तो ये बेसिक मैपिंग है, बहुत सिंपल थी बेसिक मैपिंग। ठीक है, अब क्योंकि हमें देखो ये प्राइवेट फील्ड्स हैं तो हमें कंस्ट्रक्टर बनाना होगा, तो चलो, तो एक बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, गेटा सेटस बना लो, बस गेटा सेटस मैंने बना ली। ठीक है, चलो, इतना काम हो गया। अब अब हमें क्या करना होता है? नाउ एंटिटी बन जाएगी तो फिर क्या होगा? अगर आप अपने प्रोजेक्ट्स को रन कर दोगे तो नहीं रन होगा अभी। ठीक है, क्योंकि जेपीए को आपने सिर्फ अभी एंटिटी बना के दी, बट जेपीए को डेटाबेस की इंफॉर्मेशन तो दी ही नहीं कि हमारा डेटाबेस वही है, डेटा सोर्स नहीं दिया हमने। समझ गए मेरी बात? क्योंकि कहीं ना कहीं डेटा सोर्स भी तो चाहिए होगा उसको, कनेक्टिविटी तो चाहिए होगी, जेपीए को भी डेटा सोर्स चाहिए, कनेक्शन क्या है, यूजर नेम क्या है, पासवर्ड क्या है, और जेपीए को भी चाहिए। तो अगेन वही वाला प्रोसेस यहाँ भी रिपीट करना है, रिसोर्सेज के अंदर आने हैं और यहाँ पे आपको वही तीन चार चीज़ लिख देनी है। क्या क्या? कोई बताएगा डेटा सोर्स की इंफॉर्मेशन? कुछ ऐसा जो लिखते थे, ये देखो, स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट यूआरएल, JDBC डॉट माइस्क्यूएल डॉट लोकल होस्ट 3306, और यहाँ पे क्या था हमारा, जावा बैकएंड 2404, रूट था पासवर्ड, और यहाँ पे रूट 1234। समझ गए मेरी बात? पक्का? बताओ भाई, समझ गया ना? चलो ठीक है, ये हो गया। ये तो डेटा सोर्स बनाने का कॉन्फ़िगरेशन था, डेटा सोर्स की कॉन्फ़िगरेशन, डेटा सोर्स की कॉन्फ़िगरेशन मतलब डेटाबेस से कनेक्टिविटी चाहिए तो ये करना ही करना है। लेकिन हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं पता है? यहाँ पे हम जेपीए और हाइबरनेट की कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकते हैं, हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशंस भी कर सकते हैं। आप कहोगे सर इसमें क्या है? इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि जो क्वेरी जेपीए क्रिएट करे या ओआरएम क्रिएट करे वो हमारे कंसोल पे भी दिखे, क्योंकि हम सीख रहे हैं ना, तो अगर यहाँ पे दिखेगा तो कितना मजा आएगा। हमें पता चलेगा यार हमने, मतलब हमें अपनी औकात समझ में आएगी ना, कि यार हम तो लिखना नहीं पड़ रहा यार,
खुद से लिख के, तो हम खुश होंगे ना कि वाओ जेपीए बहुत बढ़िया हो यार तुम, आप हमारा काम कर रहे हो, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि जेपीए में कुछ ऐसी सेटिंग कर दें कि क्वेरी जो भी वो फायर करे वो कंसोल पे हमें दिखे। कितने लोग समझे? तो उसके लिए हम करेंगे कॉन्फ़िगरेशन और हम यहाँ पे लिखेंगे स्प्रिंग डॉट जेपीए, स्प्रिंग डॉट जेपीए, जेपीए डॉट सो एसक्यूएल, और उसको कर देंगे हम लोग ट्रू। अब क्या होगा कि जेपीए जितनी भी क्वेरी फायर करेगा, यस बिल्कुल आकाश, जितनी जितनी भी क्वेरी फायर करेगा एसक्यूएल क्वेरीज को प्रिंट भी करेगा। समझ गए मेरी बात? कितने लोग समझ गए मेरी बात? कितने लोग समझ गए? समझते जाओ भाई, बहुत इंटरेस्टिंग है। और कुछ, और कुछ हो सकता है? फॉर्मेट एसक्यूएल भी कर सकते हैं, बिल्कुल फॉर्मेट एसक्यूएल भी। अब होता क्या, पहले कहानी समझो। होता ये है कि जब भी हम क्वेरी को प्रिंट करता है जेपीए, तो इन दैट केस, हाँ इन दैट केस क्वेरी एक लाइन में ही प्रिंट हो जाती है, क्वेरी एक लाइन में प्रिंट हो जाती है। सो इन दैट केस हम चाहते हैं क्वेरी हमारी फॉर्मेटेड हो। तो उसके लिए हम यहाँ पे फॉर्मेट, मतलब फॉर्मेट में अच्छे से दिखे, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे स्प्रिंग डॉट जेपीए डॉट प्रॉपर्टीज डॉट हाइबरनेट की एक्चुअली ये प्रॉपर्टी है, हाइबरनेट डॉट फॉर्मेट एसक्यूएल, एंड ट्रू कर देंगे सो दैट ये हमारी क्वेरीज को फॉर्मेट कर दे, तो अच्छे से दिखे जिसे हम समझ पाए। ये सब डेवलपमेंट में रहेगा, प्रोडक्शन में ये सब फॉल्स रहेगा, प्रोडक्शन में नहीं दिखनी चाहिए, प्रोडक्शन में फॉल्स रहेगा। समझे? हाँ, दूसरी चीज एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, स्प्रिंग डॉट जेपीए डॉट हाइबरनेट डॉट डीडीएल डैश ऑटो, ये वाली प्रॉपर्टी समझो सब लोग। और सबसे खतरनाक सबसे बढ़िया प्रॉपर्टी यही है, डीडीएल, डेटा डिफिनीशन लैंग्वेज ऑटो। हाँ, ये मैपिंग से रिलेटेड है कुछ, ठीक है। देखो, यस इट विल क्रिएट द टेबल ऑटोमेटिकली, यस ये प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट है, समझो। बहुत बार क्या होता है कि टेबल्स नहीं होती, आप आपके पास सिर्फ मैपिंग होती है। जैसे अभी हमने हमने क्या किया, हमने यहाँ पे मैपिंग कर दी है, टेबल हमारे पास नहीं है। समझ गए मेरी बात? तो हम यहाँ पे डी डी एल डैश ऑटो को क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? क्रिएट कर सकते हैं। कितने लोग समझे मेरी बात? क्या कर सकते हैं? क्रिएट कर सकते हैं। तो ये क्या करेगा, इट विल क्रिएट द स्कीमा ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन द मैपिंग। वाओ, इंटरेस्टिंग है कि नहीं है? इट विल क्रिएट द स्कीमा ऑटोमेटिकली। लेकिन सबसे बेकार चीज़ है कि क्रिएट का मतलब है ये क्रिएट करेगा, जैसे प्रोजेक्ट बंद करोगे ये डिस्ट्रॉय भी कर देगा। तो ये नहीं यूज़ करना है, क्योंकि हम चाहते हैं एक बार क्रिएट हो जाए और बना रहे। यस इट विल क्रिएट बार बार, इट विल क्रिएट बार बार, तो क्रिएट नहीं करेंगे कि क्रिएट होने के बाद करना। ये टेस्टिंग वगैरह के लिए सही है, जब तक आपका एप्लीकेशन चल रहा है। यस, हमारे पास एक अपडेट है, अपडेट वही काम करेगा। अपडेट, अपडेट का मतलब होता है इफ देर इज नेसेसरी अपडेट द स्कीमा ऑटोमेटिकली, इफ नेसेसरी, अगर जरूरत है तो। समझे मेरी बात? मतलब अगर आपके भी टेबल नहीं है तो टेबल बना देगा, अगर टेबल है तो नहीं बनाएगा। अभी आया समझ में? कमल। तो ये अपडेट इज इंपॉर्टेंट। लेकिन हमारे पास कुछ और भी है, जैसे एक हमारे पास वैलिडेट होता है। वैलिडेट का मतलब मैपिंग्स को चेक करेगा, सर वैलिडेट करेगा कि आपने मैपिंग सही की है गलत की है, अगर सही की है तो ठीक है, नहीं तो एरर दे देगा। और अगर आपको नहीं चाहिए, ये फीचर ही नहीं चाहिए, स्कीमा मैनेजमेंट नहीं चाहिए, अपने आप सारा कर लियो, तो यहाँ पे नन लिख दो। नन, नन मीन्स देर इज नो स्कीमा मैनेजमेंट बाई जेपीए। यू कैन यूज द डॉक्यूमेंटेशन, मैं आपको दिखाता हूँ, मिल जाए कहीं डॉक्यूमेंटेशन तो अच्छा है। और स्प्रिंग जेपीए डॉक, यस स्प्रिंग डेटा जेपीए डॉक, यू विल सी द डॉक्यूमेंटेशन हियर। आपको जीपीए से रिलेटेड मिल जाएगा सारी चीज़ एक बार। गेटिंग स्टार्टेड, पहले चेक इट आउट। ये देखो एंटिटी बना रखा है इन्होंने, ठीक है, एंड सब चीज़ बना रखा है। पहले आप समझ लेते फिर मैं बता देता। कोर कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे हैं कुछ रेपोजिटरी वगैरह के बारे में, तो अभी ये बात करूँगा मैं, ठीक है। तो ये सारे डिफिनीशंस हैं, हम बाकी ठीक है। थोड़ा सा आप यहाँ पे आ जाओ, स्प्रिंग डेटा जेपीए प्रॉपर्टीज टाइप करो, प्रॉपर्टीज। मैं डॉक्यूमेंटेशन बताऊंगा, टेंशन ना लो,
कॉमन एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज़ पे जाओ और यहाँ पे देखते हैं, ये रहा। हाँ, ये जीपी की नहीं है, किसी और की है। नहीं नहीं, मुझे लग रहा है कि ये जेसन की एक्चुएटर की प्रॉपर्टी है। डेटा माइग्रेशन, डेटा प्रॉपर्टीज़ में आके चेक करो ज़रा। ये कैसेंड्रा वगैरह की हैं, ठीक है। हमें चाहिए स्प्रिंग डेटा, ये रही सब, ये रही, ये रही, ये रही सारी चिट्ठा, ये रहा चिट्ठा। देखो, देखो, दिख रहा है स्क्रीन पे? हाँ, ये मिल गया, इसका मतलब याद नहीं करना कुछ विवेक, इसलिए मैं गाना गा रहा हूँ। समझे? ये मिल गया, इसका मतलब याद नहीं करना आपको। देखो, यू विल फाइंड एवरीथिंग। देखो, अभी रेडिस से रिलेटेड है, रेडिस नहीं चाहिए हमें, सिर्फ स्प्रिंग जेपीए चाहिए। स्प्रिंग स्प्रिंग डेटा था, जेपीए क्या था एक बार, स्प्रिंग जेपीए से रिलेटेड चाहिए। स्प्रिंग जेपीए जे से होगा आई थिंक। देखो नीचे जाओ, स्प्रिंग डेटा सोर्स, आई थिंक ये हम लोग ने यूज़ की थी। देखो, स्प्रिंग डेटा सोर्स, ड्राइवर क्लास नेम, ये सब यूज़ किया था आई थिंक। डेटा सोर्स है ये सब, डेटा बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। कैन वी फाइंड, यहाँ पे आप स्प्रिंग डॉट जी पी ए देखो, ये स्प्रिंग डॉट जी पी ए डॉट डेटा बेस है, स्प्रिंग जी पी ए डेटा प्लेटफॉर्म, स्प्रिंग डेटा, स्प्रिंग जी पी ए जनरेट डी डी एल है, ठीक है। ये देखो, स्प्रिंग स्प्रिंग डॉट जे पी ए डॉट हाइबरनेट डॉट डी डी एल डैश ऑटो, डी डी एल मोड, दिस इज एक्चुअली अ शॉर्टकट फॉर, अच्छा एच बी एम डी डी ए, ठीक है। डिफॉल्ट टू क्रिएट ड्रॉप व्हेन यूजिंग एम्बेडेड बेस, नो स्कीमा मैनेजमेंट। हाँ ठीक है, तो ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम क्रिएट यूज़ करें, कि हम अपडेट यूज़ करें, कि वैलिडेट यूज़ करें, कि नन यूज़ करें, ठीक है। बाकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं आपको यहाँ देखिए, देखिए हम लोग ये वाला यूज़ कर रहे हैं। सो एसक्यूएल वेदर टू इनेबल लॉगिंग ऑफ द एसक्यूएल स्टेटमेंट और नॉट, एलडैप वगैरह के लिए भी है, बहुत सारे हैं। अब जैसे हमें फॉर्मेट एसक्यूएल चाहिए था, सो लेट मी फाइंड समवेयर फॉर्मेट डैश एसक्यूएल। फॉर्मेट एसक्यूएल वाला नहीं है इसमें लग रहा है, हाइबरनेट, 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 बस यही दो तीन चीज़ें। तो बेसिकली यहाँ प्रॉपर्टीज़ आपको मिल जाएंगी, जो कॉमन प्रॉपर्टीज सबकी मिल जाएंगी बेसिकली, एक्चुएटर की, कैशे की, कोर प्रॉपर्टीज़ जो है आपकी, ठीक है। ये सारी, ये वाली डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। ये इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन। ये मैं लिंक भेज दे रहा हूँ भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैं ग्रुप पे भेज देता हूँ, ये रहा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, बाकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो यहाँ से हम लोग देख लेंगे। ये जेपी की डॉक्यूमेंटेशन, दिस इज अ जेपी डॉक्यूमेंटेशन, अभी हम लोग इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों लिंक्स मैं ग्रुप पे भेज दूँ क्या? चलो अभी भेज दूंगा, या इसी से कोई फॉरवर्ड कर दे कॉपी करके। आप लोग भी थोड़ा काम करो, आ जाए वापस अपने यहाँ पे, यहाँ पे हम लोग काम तो कर रहे थे, यहाँ पे, ठीक है। तो हम, हाँ यहाँ पे, तो देखो हम लोग कहाँ पहुँचे थे, कहाँ पहुँचे थे भाई, यहाँ पे। हम लोग डी डी एल डैश ऑटो, डी डी एल डैश ऑटो, इनकी प्रॉपर्टीज़ को अभी हम एक बार और एक्सप्लेन कर देंगे। डी डी एल डैश ऑटो वैल्यूज अभी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, बट अभी आप समझो कि हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास क्या नहीं है भाई, हमारे पास टेबल नहीं है। और टेबल नहीं है तो हमें टेबल क्रिएट करनी है। टेबल होती तब भी कोई दिक्कत नहीं था, तो आप यहाँ पे वैलिडेट रख देते या फिर नन रख देते। समझे मेरी बात? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दिस वी विल अपडेट, वी विल डू द अपडेट सो दैट हमारे पास स्कीमा नहीं है तो स्कीमा क्रिएट हो जाए। सबको समझ में आया कि मैं लिख दूं भाई यहाँ पे, बताओ भाई। देखो मैं लिख देता हूँ फटाफट। द फर्स्ट वन क्या है, इसकी वैल्यू फर्स्ट वन इज नन। नन मीन्स हाइबरनेट विल नॉट मैनेज द डेटाबेस स्कीमा, हाइबरनेट विल नॉट मैनेज, आपको खुद मैनेज करना है, वो कुछ नहीं करेगा यहाँ पे। दूसरा क्या था हमारे पास, दूसरा था वैलिडेट, वैलिडेट मीन्स हाइबरनेट विल वैलिडेट द स्कीमा, ये वैलिडेट करेगा अगेंस्ट योर एंटिटी, विल नॉट मेक चेंजेस। समझ गए? तीसरा क्या है, मैं लिख देता हूँ भाई। व्हाट इज द थर्ड थिंग? थर्ड थिंग इज एक्चुअली अपडेट। अपडेट में क्या है, हाँ भाई, ये था वैलिडेट, ये वैलिडेट लिख दो अदरवाइज कंफ्यूज हो गए। और ये है अपडेट। अपडेट में हाइबरनेट विल मॉडिफाई द स्कीमा टू मैच द एंटिटी डेफिनेशन बट विल नॉट ड्रॉप एनी एग्जिस्टिंग टेबल। तो अपडेट में मॉडिफाई करेगा, मतलब चेंजेस करेगा, बट ड्रॉप नहीं करेगा कुछ, ठीक है। क्रिएट क्या करेगा, हाइबरनेट विल क्रिएट द स्कीमा एवरी टाइम द एप्लीकेशन स्टार्ट। तो क्रिएट हर बार क्रिएट करेगा। फोर्थ, फोर्थ सबसे खतरनाक, क्रिएट, इट विल क्रिएट एवरी टाइम
और बार बार हमें चाहिए नहीं, सो इसीलिए हम यूज़ करेंगे। अगर चाहो तो आप क्रिएट ड्रॉप भी यूज़ कर सकते हो टेस्टिंग वगैरह में, क्रिएट ड्रॉप साथ में यूज़ कर सकते हो। फिफ्थ, क्रिएट डैश ड्रॉप, मतलब क्रिएट भी करे लास्ट में ड्रॉप भी करे, क्रिएट एंड ड्रॉप। क्रिएट बट स्कीमा इज ड्रॉप्ड ऑटोमेटिकली व्हेन द एप्लीकेशन इज शट डाउन। आप समझ गए सब लोग, ये सारी प्रॉपर्टीज हम लोग यूज कर सकते हैं अपने यूज के अनुसार। अभी आया समझ में? मैंने बता दिया विवेक, क्योंकि पता क्या होता है, बहुत बार पूछा जाता है ये, बहुत लोग ये सिर्फ रट्टे होते हैं, अपडेट का मतलब क्या है, हमें अपडेट यूज करना, हमें अपडेट यूज करना, बट नहीं। हो सकता है आप किसी एप्लीकेशन को सिर्फ टेस्ट कर रहे हो विवेक, और टेस्टिंग में सिर्फ अपडेट नहीं यूज करना, आप टेस्ट कर रहे हो, आप चाहते हो कि जैसे मैं स्टार्ट करूं एप्लीकेशन हमारा स्कीमा क्रिएट हो जाए, और बंद करूं तो स्कीमा डिलीट हो जाए। तो वहां पे फिर आपको ये वैल्यू चेंज करके क्रिएट ड्रॉप करनी पड़ेगी। तो आपको नॉलेज होना चाहिए। कितना तक समझ गए आप इसकी बात? मतलब इसकी बात क्या, मतलब मेरी बात और उसकी वैल्यूज समझ गए ना भाई? हम्म, बताओ भाई। सबसे इंपॉर्टेंट था, अगर समझ गए तो आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। अपडेट ही यूज करेंगे, बट हाँ समझ में आना चाहिए। एक प्रॉपर्टी और होती है, कोई बताएगा? द वन वन मोर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दैट इज अ डायलेक्ट। एक डायलेक्ट प्रॉपर्टी होती है, यस ये डायलेक्ट प्रॉपर्टी। और डायलेक्ट में बेसिकली हम लोग यूज करते हैं org.hibernate.dialect.mysql। तो ये हर डेटाबेस की एक अलग प्रॉपर्टी होती है, हर डेटाबेस की अलग प्रॉपर्टी होती है। अब ये होती क्या, पहले ये समझ लो। नहीं देखो, सारी प्रॉपर्टीज नहीं प्रोडक्शन में लिखना रोशन, अपने यूज के अनुसार प्रोडक्शन में लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको प्रोडक्शन में तो कंसोल पे माइस्क्वेल की क्वेरीज चाहिए कि नहीं चाहिए रोशन? हम्म, नहीं चाहिए ना। प्रोडक्शन में क्यों चाहिए? तो प्रोडक्शन में इसको फॉल्स रखना है। प्रोडक्शन में फॉर्मेट करना है एसक्यूएल, नहीं चाहिए, तो इसमें को फॉल्स रखना है। प्रोडक्शन में मेक श्योर की अपडेट ना हो, मेक श्योर का मतलब 99% चांसेस है कि भाई डेटाबेस टेबल में आपको अपने एंड से कोई चेंजेस नहीं करने हैं प्रोडक्शन में, क्योंकि डेटाबेस मैनेज कोई और टीम कर रही होगी तो वो अपने हिसाब से डेटा बना के देगी, आपको सिर्फ मैपिंग करनी है। तो आप इसको चाहे वैलिडेट रख दो चाहे नन रख दो। तो मेक श्योर अगर आप अपडेट यूज करो प्रोडक्शन में, तो आप मतलब ध्यान से यूज करो। अभी आया समझ में विवेक? आया समझ में मेरी बात की नहीं? पहले इस, तो प्रोडक्शन में कौन सी नहीं चाहिए कौन सी चाहिए, आप थिंक अबाउट इट एंड देन यूज दैट। समझे मेरी बात रोशन? माई एसक्यूएल 5 डायलेक्ट क्यों यूज करते हैं? ओके पहले ये समझो डायलेक्ट क्या होता है, फिर आप समझ जाओगे। डायलेक्ट इज एक्चुअली डेटाबेस स्पेसिफिक, हर एक डेटाबेस का अलग डायलेक्ट है। अब डायलेक्ट होता क्या है? डायलेक्ट रेफर्स टू द स्पेसिफिक एसक्यूएल वेरिएंट दैट हैमनेट यूजेस टू इंटरेक्ट विद द पर्टिकुलर डेटाबेस। इस लाइन को आप ढंग से पढ़िए जरा, इस लाइन को आप समझ गए तो आप समझ गए इसको क्या कहते हैं, जरा वेट। यस, तो मैं इसको थोड़ा सा डिवाइड करता हूं। अ डायलेक्ट रेफर्स टू द स्पेसिफिक, या डायरेक्ट रेफर्स टू द स्पेसिफिक एसक्यूएल वेरिएंट दैट हाइबरनेट इंटरेक्ट विद द पर्टिकुलर डेटाबेस। Each database has its own syntax feature and Hibernate uses dialect to generate database specific SQL command। अब आप बताओ कितने लोग समझे, कितने लोग को मैं समझाऊं? देखो होता क्या है, हर एक डेटाबेस का अपना खुद का एक सिंटेक्स होता है, और वो सिंटेक्स लिखा जाता है, या जेपीए को कैसे पता चलेगा या हाइबरनेट को कैसे पता चलेगा कि किस चीज़ का क्या सिंटेक्स है? अगर आप माइस्क्वेल 8 यूज़ करोगे, माइस्क्वेल 5 यूज़ करोगे, या पोस्टग्रेस यूज़ करोगे, तो उसको कैसे पता चलेगा भाई कि आप माइस्क्वेल 5 यूज़ कर रहे हो तो हम जो क्वेरी बनाए वो माइस्क्वेल 5 वाली क्वेरी बनाए? तो यहाँ पे हमारी हेल्प करेगा डायलेक्ट। अभी आया समझ में? तो होगा क्या, जैसे आपने माइस्क्वेल 5 यूज़ किया, तो माइस्क्वेल 5 के कुछ सिंटेक्सेस अलग हो सकते हैं, तो वो सिंटेक्सेस आपके MySQL 5 डायलेक्ट के अंदर बताए गए होंगे, सो दैट उस चीज को या MySQL 5 डायलेक्ट वाली क्लास को यूज करके जेपीए करेक्ट सिंटेक्स वाली क्वेरी बना सके। कितने लोग समझ गए मेरी बात? अब जैसे आपने मान लो डेटाबेस यूज कर लिया पोस्टग्रेस, पोस्टग्रेस आपने डेटाबेस यूज किया, अब पोस्टग्रेस यूज किया, तो पोस्टग्रेस की क्वेरी और MySQL की क्वेरी अलग अलग होगी। अब खुद सोचो, आप मैंने अभी आपको समझाया था कि ये जो बंदा है ये डेटाबेस क्वेरीज खुद लिखेगा, लेकिन आपने यहाँ पे पोस्टग्रेस यूज किया है, पोस्टग्रेस यूज किया है। अब क्वेरी तो ये बनाएगा, लेकिन ये कोई भगवान तो है नहीं, इसके अंदर जो कोडिंग की गई वही तो कोडिंग है।
भगवान तो है नहीं कि वो खुद से समझ लेगा कि आपने डेटाबेस यूज किया, इसका सिंटेक्स ये है, उसका सिंटेक्स ये है, नहीं। तो कनेक्टिविटी करने के लिए, यहाँ से यहाँ डेटा ले जाने के लिए, कनेक्शन बनाने के लिए ड्राइवर यूज होते हैं। पोस्ट का ड्राइवर यूज कर लेंगे। बट क्वेरी जो ऑटोमेटिक जनरेट होगी, हो सकता है MySQL का डेटा टाइप हम यूज करते हैं इंट, और पोस्ट में इंटीजर यूज हो रहा हो। अब ये जो चेंजेस हैं, ये जो चेंज है यहाँ से ये वाला चेंज, ये ORM को कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा हमारे डायलेक्ट से। तो हम डायलेक्ट भी पोस्टग्रेस कर देंगे, तो होगा क्या? पोस्टग्रेस से वो कौन सा डेटाबेस आप यूज कर रहे हो, उसके फीचर्स, उसके सिंटेक्सेस को वो पता लगा लेगा, एंड इट विल प्रोड्यूस या इट विल जनरेट द क्वेरी स्पेसिफिक टू दैट डेटाबेस ओनली। समझ गए मेरी बात? डायलेक्ट विल हेल्प Hibernate टू क्रिएट क्वेरीज, मीन्स ऑन वॉट DB टाइप नीड्स टू क्रिएट ऑटो क्वेरी। यस, यस, यू आर राइट। समझ गए? तो इट विल क्रिएट अ ऑटोमेटिक क्वेरीज, बट क्वेरीज को भी बनाने के लिए उसको ये पता होना चाहिए कि किस डेटाबेस को आप यूज कर रहे हो, सिंटेक्सेस क्या है। वो सारे सिंटेक्सेस आपको डेटाबेस डायलेक्ट में लिखे होते हैं। तो हर एक डेटाबेस का अपना खुद का एक डायलेक्ट है, और उस डायलेक्ट को आपको यहाँ पे यूज करना होता है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ पता है क्या है? सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ स्प्रिंग बूट का है कि अगर आप इसको नहीं भी लिखते हो, तो स्प्रिंग बूट विल ऑटोमेटिकली डिटेक्ट द डायलेक्ट। मतलब आप प्रॉपर्टी नहीं लिखोगे तो स्प्रिंग बूट अपने आप से क्या कर देगा? प्रॉपर्टी क्या कर देगा? बेस्ड ऑन डेटाबेस आप कौन सा यूज कर रहे हो क्लास पाथ के अंदर, ये डायलेक्ट प्रॉपर्टी खुद से डिटेक्ट कर लेगा। नहीं आया समझ में? हम्म। तो लिखना पड़ सकता है तो लिख दो, अदरवाइज इसको स्किप भी कर दोगे तो इट विल ऑटोमेटिकली डिटेक्ट द प्रॉपर्टी। मजा आया? या इट इज़ नॉट मैंडेटरी, मैंने कमेंट कर दिया, और देखना भी चलेगा भी। ठीक है। सेम यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी होगी जो कि मैंने बताया नहीं, आपको यहाँ पे ड्राइवर क्लास भी बताना होता है ऊपर डेटा सोर्स में। डेटा सोर्स के अंदर यहाँ पे आपको स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट ड्राइवर क्लास नेम भी बताना होता है। हर एक ड्राइवर का एक क्लास नेम होता है। ड्राइवर जैसे आप लिखोगे कॉम डॉट माई एसक्यूएल डॉट JDBC डॉट ड्राइवर, ऐसा करके क्लास होते हैं। सबको पता होगा क्लास होते हैं, ठीक है। माई एसक्यूएल डॉट JDBC डॉट CJ डॉट ड्राइवर। बट हाँ, हर एक डेटाबेस का अलग ड्राइवर भी होता है। बट स्प्रिंग बूट ऑल्सो इट विल ऑल्सो डिटेक्टेड बाय स्प्रिंग बूट ऑटोमेटिकली, आप डेटाबेस कौन सा यूज कर रहे हो, तो इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है। बट इन फ्यूचर कभी जरूरत पड़ती है तो आपको पता होनी चाहिए सारी प्रॉपर्टीज, ठीक है, कि ड्राइवर्स वगैरह कैसे सेट करते हैं। बस इतना काम आपको करना है, ठीक है। CJ इज अ पैकेज, इज अ पैकेज, ये पैकेज है। कॉम डॉट माइस्क्यूएल डॉट JDBC डॉट CJ इज अ पैकेज नेम, एंड ये क्लास है उसका, ठीक है। तो ये पैकेज बनाया गया है, और ये बेसिकली फुल्ली क्वालिफाइड क्लास नेम है जावा में अगर बात करें तो। समझ गए इतना सब लोग? काफ़ी समझ गए। तो दिस इज एक्चुअली अ JPA स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन, एंड दिस इज अ डेटा सोर्स स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आपको इसका दोनों का मतलब क्या है? इसकी हेल्प से कनेक्शन क्रिएट होगा, डेटा सोर्स क्रिएट होगा, एंड दैट्स डेटा सोर्स इज एक्चुअली यूज्ड बाय JPA, और ये है JPA के कॉन्फ़िगरेशंस। अगर JPA को कोई कॉन्फ़िगरेशन बदलना है तो सिंपली आपको यहीं पे आके चेंज करना पड़ेगा। अब आप अपने प्रोजेक्ट को रन कर सकते हो। अगर आप रन करोगे यू विल फाइंड समथिंग, देखो, ठीक है, कुछ देखो। ठीक है। तो इसमें कनेक्शन बना है कहीं ना कहीं, देखो कहीं बना है कनेक्शन, ये देखो, ये देखो, एक कनेक्शन ऑटोमेटिकली क्रिएट हुआ है माई कॉम डॉट माई डॉट CJ डॉट DBC। ये है उसकी इंप्लीमेंटेशन क्लास, ठीक है। डेटाबेस इंफॉर्मेशन भी प्रिंट हुआ, ये आपके डेटाबेस की इंफॉर्मेशन प्रिंट हुई है, ठीक है। एंड एंड देख लो आप, और JPA JTA प्लेटफॉर्म वगैरह है, मतलब कनेक्शन बन चुका है आपका डेटाबेस का, ठीक है। एंड सबसे इंटरेस्टिंग का है, ये देखो, एक क्वेरी आपको दिख रही होगी, ये देखो, यहाँ पे क्या ये वाली लाइन देखो, एक लिखा है हाइबरनेट लिखा है, उसके बाद लिखा है क्रिएट टेबल यूजर JPA यूजर JP यूजर। दिखा है किसी को? कितने लोग को दिखा ये? देखा? ये क्वेरी आपने लिखी क्या? नहीं लिखी ना? देखो इंटरेस्टिंग है, क्रिएट टेबल JPA यूजर ID इंटीजर नॉट नल, फिर दूसरा कॉलम एज इंटीजर नॉट नल, ईमेल वैरकैर,
is active bit is actually represents a boolean, JPA यूजर नेम नॉट नल, और जो प्राइमरी की है वो हमारी जीपीए यूजर आईडी है। इंजन यूज कर रहा है आइनोपटीपी। तो ये किसने बनाई है, ये किसने बनाई है, इट इज क्वेरी, दिस क्वेरी इज क्रिएटेड बाय हाइबरनेट, मतलब बेसिकली जीपीए। और डेटाबेस अगर मैं आपको चेक कर रहा हूँ, ये देखो डेटाबेस चेक कर रहा हूँ, ये रही डीबी, एंड यहाँ पे आ जाओ, अपने डेटाबेस के अंदर आ जाओ, एंड यू विल सी जेपी यूजर्स नाम की एक टेबल जिसके अंदर टेबल्स बन चुकी है। मजा आया? इतनी मेहनत हम लोग किए थे जेडीबीसी में, याद है हम लोगों ने इन क्रिएट की क्वेरी लिखी थी, कॉलम्स लिखे थे, फिर उसको जेडीबीसी टेम्पलेट से फायर किया था, तब जाके बनी थी। यहाँ क्या किया मैंने, सिर्फ यहाँ पे हमने एक क्लास बनाई है, ये वाली, और ये क्लास तो ऐसे भी बना रहे थे जेडीबीसी में भी, बस यहाँ पे मैपिंग बता दी है, और ये वाली प्रॉपर्टी इनेबल कर दी है, ये वाली, ये वाली, ये वाली प्रॉपर्टी अगर इनेबल नहीं है तो टेबल नहीं क्रिएट होगी, ये चीज़ याद रखिएगा भाई। सो दिस प्रॉपर्टी मस्ट बी इनेबल्ड। अब आप जितनी बार रन करोगे उतनी बार नहीं क्रिएट होगी, ये एक ही बार क्रिएट होगी, अपडेट था ये, इसीलिए बार बार नहीं क्रिएट होगी, ये देखो समझ गए, बार बार ये क्रिएट नहीं होगी। इतना कर लोगे सब लोग, तो अभी हमने दो चीज़ किया है, व्हाट वी हैव डन, मैंने दो चीज़ अभी बताया आपको। द फर्स्ट वन इज, स्टेप्स क्या थे, फर्स्ट स्टेप इज कौन सा, हमें डिपेंडेंसी लगाना था एट स्प्रिंग डेटा जेपीए, या स्प्रिंग बूट स्टार्टर डेटा जेपीए, स्प्रिंग बूट स्टार्टर डेटा जेपीए, जेपीए डिपेंडेंसी। दूसरे में कॉन्फ़िगर डेटा सोर्स एंड जेपीए, आपको कॉन्फ़िगर करना है। देन आपको क्या बनाना है, क्रिएट एंटिटी क्लासेस, एंटिटी क्लासेस। कितने लोगे, तीनों ऑपरेशंस कर लोगे, स्टेप्स मैंने लिख दिए, स्टेप्स जस्ट अगर आपको भूल जाओ कभी तो ये स्टेप्स देख लो। डिपेंडेंसी ऐड करना है स्प्रिंग डेटा जेपीए, कॉन्फ़िगर करना डेटा सोर्स जेपीए, क्रिएट अपनी एंटिटी क्लासेस बनानी। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप एक यूज़र है, एक बना लो कोई यूज़र से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन, सपोज डिपार्टमेंट, तो आप क्या करोगे, आप अज्यूम करोगे कि हमारे पास एक टेबल है, एंड फॉर दैट टेबल वी विल क्रिएट अ एंटिटी क्लास डिपार्टमेंट, एंड ये एंटिटी होगी जेपीए को बताने के लिए। और टेबल अगर आप नहीं नाम नहीं दोगे तो डिपार्टमेंट नाम से टेबल बनेगी, अदरवाइज अगर आप टेबल नाम दे दोगे, सो सम टाइम आप जीपीए डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट, एंड फिर प्राइमरी के इंटीजर डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम, अबाउट, या डिपार्टमेंट कोड एक लेते हैं, प्राइवेट डिपार्टमेंट कोड, ठीक है, और हम इसको बनाते हैं आईडी। कभी कभी हम किसी भी चीज़ को ऑटो इंक्रीमेंट करते हैं, मतलब अपने आप से आईडी बढ़ती रहे, सो इन दैट केस हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं जनरेटेड वैल्यू, और यहाँ यूज़ कर सकते हैं स्ट्रेटजी, और यहाँ यूज़ कर सकते हैं आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में क्या होगा, स्ट्रेटजी में अगर आप आइडेंटिटी रख देते हो तो आपकी ये वाली फील्ड ऑटो इंक्रीमेंट हो जाएगी, मतलब एक एक करके खुद से बढ़ती रहेगी, आपको अलग से इसको सेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर आप गेटर सेटर्स बना लीजिए, एंड बस ये कंस्ट्रक्टर में बनाएंगे, गेटर सेटर्स बना लिए, कंस्ट्रक्टर की जब जरूरत होगी तब बनाएंगे। ये देखो, अब आप रन कर दो अपने प्रोग्राम को, प्रोग्राम प्रोग्राम प्रोग्राम, और आपको कुछ देखने को मिलेगा फिर से मज़ेदार। क्रिएट टेबल, जीपीए डिपार्टमेंट आईडी इंटीजर, और ये देखो ऑटो इंक्रीमेंट आ गया, मतलब इसकी कॉलम की वैल्यू खुद से बढ़ेगी। आइडेंटिटी में नहीं सर, ऑटो इंक्रीमेंट में, आइडेंटिटी में नहीं सर, क्या कह रहे हो। और अबाउट डिपार्टमेंट कोड नेम, एंड प्राइमरी की इज अ डिपार्टमेंट आईडी। अगर आप यहाँ पे आओगे विल सी कितना आसान हो गया यार बनाना टेबल्स। ये देखो, अगर टेबल नहीं है तो ऐसा करोगे, टेबल है तो फिर डीडीएल डैश ऑटो को क्या कर लोगे, मैनेज कर लोगे अपने हिसाब से। कितने लोग कर लोगे, क्या हम आगे बढ़े, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं। ऑटो इंक्रीमेंट बेसिकली एक प्रॉपर्टी होती है डेटाबेस की, तो ऑटो इंक्रीमेंट डेटाबेस की प्रॉपर्टी होती है, आप ऐसे कर दोगे तो ऑटो इंक्रीमेंट हो जाता है, मतलब कहाँ गया ये रहा,
तो ये ऑटो इंक्रीमेंट लग जाता है, मतलब अपने आप बढ़ता रहता है। चलो आगे बढ़ते हैं। स्टेप्स बता दो सर, स्टेप्स बता दो दिया, ये देखो ये रहे स्टेप्स, 3 स्टेप्स हैं बस। आप अपने एंटिटी क्लास बना लो एंड डू द मैपिंग, क्रिएट एंटिटी क्लासेस एंड डू मैपिंग्स, जैसे मैं मैपिंग सिखा रहा हूँ प्रज्वल, ठीक है। अब फोर्थ स्टेप, फोर्थ स्टेप क्या होगा प्रज्वल? फोर्थ स्टेप ये कि क्रिएट रिपोजिटरी, क्रिएट रिपोजिटरीज। अब रिपोजिटरीज क्यों बनाएंगे पता है? क्योंकि यही वो चीज होगी जिसके पास वो सारे फंक्शंस होंगे, डेटा को सेव करना, डेटा को गेट करना, जैसे हम लोग टाव बना रहे थे, याद करो, ठीक है। सो दीज आर क्लासेस और इंटरफेसेस, या दीज आर ऑब्जेक्ट्स विच हैव फंक्शनैलिटी टू इंटरैक्ट विद डेटाबेस। मतलब इन्हीं की हेल्प से हम इंटरेक्ट कर पाएंगे डेटाबेस से। अगर ये ऑब्जेक्ट्स नहीं होंगे तो इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए हमें रिपोजिटरीज बनानी है। मतलब रिपोजिटरीज की हेल्प से हम डेटाबेस में डेटा को सेव कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, मतलब डेटा को ऑपरेट करने के लिए। जैसे हम लोगों ने याद करो कोर्स डॉ बनाया था, रिपोजिटरी डॉ बनाया था, सबको पता होगा, ठीक है। सो यहाँ भी हम क्या करेंगे, रिपोजिटरीज बनाएंगे, तो हम एक पैकेज बना लेंगे पहले, पैकेज, लेट मी क्रिएट अ पैकेज कॉल्ड repositories, रेपोज बना दो चाहे repository। एंड अगर आप repository यूज कर रहे हैं तो यू मेक श्योर कि आप एंटिटीज की जगह एंटिटी यूज करो, एक ही सिंगुलर ही रखो या प्लूरल ही रखो। समझ गए? ओ भाई ये क्या हो गया, एंटिटी, कितने लोग समझ गए? तो ये सब कोड की क्लीननेस रखिए आप। अब इसके अंदर जाएंगे, और अगर यूजर से रिलेटेड काम करना है तो यूजर रेपोजिटरी बनाओगे, यूजर रेपोजिटरी। और रेपोजिटरी, इंटरेस्टिंग बात, ये इंटरफेस होगा। इसी तरह आप बना लोगे एक डिपार्टमेंट रेपोजिटरी, डिपार्टमेंट रेपोजिटरी, रेपोजिटरी। कितने लोग समझ गए मेरी बात? तो जितने भी डेटाबेस टेबल्स हैं सब में रखना होगा, सेव करना होगा, गेट करना होगा, एंड सब के लिए हम एक एक रेपोजिटरी बना लेंगे। कितने लोग समझ गए मेरी बात? हाँ भाई, एंड ये भी इंटरफेस ही होगा, समझ गए ना सब लोग? लेकिन इसके पास फीचर आएगा कैसे? अभी तो ये नॉर्मल इंटरफेस है ना, अभी तो ये नॉर्मल इंटरफेस है। वो फीचर कहाँ से आएंगे भाई? इसके पास कोई जादू नहीं है। हाउ हाउ दिस इंटरफेस विल गेट द फीचर्स? सबसे इंटरेस्टिंग चीज बताओ भाई, कौन बताएगा मुझे? हाउ दिस इंटरफेस विल गेट द फीचर? हम क्या करेंगे, वी विल एक्सटेंड, हम इनहेरिटेंस का यूज करेंगे, इनहेरिटेंस, यस। वी विल एक्सटेंड जेपीए रिपोजिटरी। अब आप कहोगे सर जेपीए रिपोजिटरी क्या है? तो जेपीए रिपोजिटरी इज ऑलरेडी प्री डिफाइंड इंटरफेस। हमें इसे दो वैल्यू देनी होती है, क्या? एक वैल्यू हमें देनी है उसका, मतलब बेसिकली किस टाइप के साथ काम करना है, मतलब ये रिपोजिटरी किस डेटा को सेव करेगी। तो मैं कहूँगा ये यूजर को सेव करेगी, और यूजर की आईडी का टाइप क्या है, तो हम कहेंगे इंटीजर है। यूजर की आईडी का टाइप देख लो यहाँ पे, ये रही आईडी, दैट इज अ इंटीजर, तो हम यहाँ पे इंटीजर रख देंगे। आया समझ में? सेम डिपार्टमेंट में भी हम कर लेंगे एक्सटेंड जेपीए रिपोजिटरी नामक इंटरफेस, ऑलरेडी हमें जेपीए देता है, हमको काम करना है डिपार्टमेंट के साथ, डिपार्टमेंट के साथ। और डिपार्टमेंट की आईडी क्या है भाई? व्हाट विल बी द आईडी ऑफ डिपार्टमेंट? डिपार्टमेंट आईडी इज अ इंटीजर, इंटीजर। समझ गए? बस अब कुछ गड़बड़ हो गया यहाँ पे, देख लो जरा, चेक करो। डिपार्टमेंट, यस, आई थिंक हमें चाहिए डिपार्टमेंट। ये पूरा नाम क्यों आ रहा है? ओके सो, ओके सो, ओके, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? ज़रा इंपोर्ट करो, इंपोर्ट कॉम डॉट जीपीए डॉट एग्जाम्पल डॉट एंटिटी डॉट डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट में एक एरर काहे को है, देखो एक बार। आई थिंक मैंने चेंज कर दिया नाम, क्या? नहीं नहीं, कुछ कुछ एरर बता रहा है भाई। यूज़र तो ठीक है। नहीं नहीं, पहले पहले क्लास ये वो नहीं कर पा रहा, इंपोर्ट नहीं कर पा रहा, बाकी सब सही है। आपने फोल्डर गलत बनाया। नहीं सही तो यार, एंटिटी पहले मैंने रीनेम कर दिया ना, एग्जाम्पल के अंदर, एंटिटी के अंदर ये डिपार्टमेंट तो है। एक काम करो,
हमने रीनेम किया है। एक काम करो, एक बार इंटेलिजे को बंद कर लो, कुछ मत करो, इंटेलिजे को बंद करके ओपन कर लो। यस, देखा, इंटेलिजे को बंद करके ओपन कर लो। एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस, ठीक है। हाँ, तो सही हो गया। यस, हो गया। बस रिपोजिटरी बनाएंगे जेपी रिपोजिटरी की हेल्प से, और यहाँ पे टाइप बता देंगे। टाइप बेसिकली कि हमें इस रिपोजिटरी में किस डेटा के साथ काम कराना है, यूज़र, और उस यूज़र की आईडी क्या है। सेम यहाँ इस रिपोजिटरी किसके साथ काम करेगी, डिपार्टमेंट, और डिपार्टमेंट की आईडी क्या है। आप ऐसा सोचो कि ये रिपोजिटरी किसको सेव करेगी, डिपार्टमेंट को, और उसकी आईडी क्या है, या आईडी की टाइप क्या है। कोई मुझे बता सकता है, यहाँ पे मैंने कैपिटल इंटीजर लिखा है और यहाँ पे स्मॉल इंट, और यहाँ पे स्मॉल इंट, ऐसा क्यों? कैन एनीवन एक्सप्लेन? यस, इट इज़ अ रैपर क्लास, ठीक है। तो हमेशा, हाँ, यहाँ पे हमें क्लास का ऑब्जेक्ट पास करना है, टाइप, और वहाँ पे प्रिमिटिव डेटा टाइप लिखना है, इसलिए मैंने ऐसा लिखा है, ठीक है। आई थिंक सब लोग बहुत इंटेलिजेंट हो। कोर जावा सिंपल था। अब आप कहोगे कि सर हमने इंटरफेस तो बना लिया, हम लोग यहाँ पे क्या इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे? तो मैं कहूँगा नहीं, स्प्रिंग बूट विल ऑटोमेटिकली प्रोवाइड द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस रिपोजिटरी। अब आप कहोगे सर रिपोजिटरी का ऑब्जेक्ट कैसे देगा? सबसे मज़ेदार चीज़ क्या होगी पता है? देखो, आपने बनाया यूज़र ऑब्जेक्ट, आपने बनाया यूज़र ऑब्जेक्ट, नहीं, यूज़र रिपोजिटरी, आपने बनाया यूज़र रिपोजिटरी। अब आपका जो स्मार्टेस्ट बंदा है, दैट इज अ स्प्रिंग बूट। स्प्रिंग बूट यूज़ कर रहा है, स्प्रिंग क्या यूज़ कर रहा है, स्प्रिंग जेपीए। तो जेपीए की इंप्लीमेंटेशन जो है, उसकी हेल्प से पता क्या होगा। सपोज एक बंदा है यहाँ पे बैठा है, ये बंदा जो है, वो देखेगा कि आपने इस पे एक्सटेंड कर रखा है जेपीए रिपोजिटरी। क्या एक्सटेंड कर रखा है? जेपीए रिपोजिटरी, जेपीए रिपोजिटरी, रिपोजिटरी। देखो क्या होगा, एंड इट विल एक्चुअली एक्सटेंडिंग जेपीए रिपोजिटरी। इसका मतलब ये खुद रिपोजिटरी है, और ये समझ जाएगा कि आपने एक्सटेंड किया है जेपी रिपोजिटरी, और ये एक रिपोजिटरी बन गई है, और ये किसके साथ काम करेगी, किसको सेव करेगी, किसको गेट करेगी, ये यहाँ पे आपने बता दिया है। बता दिया कि नहीं? यहाँ पे आपने बता दिया यूज़र, और यहाँ पे आपने बता दिया है उसका टाइप, इन मतलब आईडी का टाइप। अब इससे पता क्या होगा, इससे ये चीज़ पता चल जाएगी, इससे पता चल जाएगी कि डेटाबेस में जो आपने टेबल बनाई थी, डेटाबेस टेबल बनाई थी यहाँ पे आपने मैपिंग भी तो कर रखी है, किससे? इस यूजर को इससे। तो अब यूजर रिपोजिटरी को के पास इंफॉर्मेशन है इस टाइप का, और इस टाइप से ही पता चल जाएगा कि डेटाबेस के अंदर कौन से टेबल की बात हो रही है। अभी आया समझ में? अब ये क्या करेगा, इन सारे इंफॉर्मेशन को लेगा, जो इंफॉर्मेशन को पता चल रही है, और वो क्या करेगा, इट विल क्रिएट अ इम्प्लीमेंटेशन क्लास। इट विल क्रिएट अ इम्प्लीमेंटेशन क्लास। वो क्या करेगा, एक यहाँ पे एक इम्प्लीमेंटेशन क्लास बना देगा भाई, ऑटोमेटिकली। ये सब खुद से होगा, आपको कुछ नहीं करना है। ये एक इम्प्लीमेंटेशन क्लास बन जाएगी भाई, इट विल ऑटोमेटिकली क्रिएट अ इम्प्लीमेंटेशन क्लास। इम्प्लीमेंटेशन क्लास या क्लास ऑफ यूजर इम्प्लीमेंटेशन, यूजर रिपोजिटरी इम्पल। ये नाम मैंने खुद से ले लिया, नाम अपने हिसाब से रखता है, नाम मैंने खुद से ले लिया, एंड इट विल इंप्लीमेंट दिस इंटरफेस। कितने लोग समझ गए मेरी बात? और यहाँ पे वो सारे फीचर्स आपको इंप्लीमेंट करके दे देगा, फीचर्स दे देगा जो आप यूज़ करोगे कॉमनली। करंट ऑपरेशन का आपको फ्री में मिल जाएंगे, बाकी खुद से आप लिख सकते हो। ओके, समझ गया सब लोग? तो अब आप क्या करोगे, ये जो फीचर ये बनाएगा, ये जो इंप्लीमेंटेशन बनाएगा, ये ऑलरेडी सर्विस या रेपोजिटरी होगी, रेपोजिटरी होगी। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जहां भी जरूरत पड़ेगी हम अपने कोड के अंदर क्या कर सकते हैं, इसको बताओ भाई। इस कोड के अंदर हम अपने कहीं भी जरूरत अगर पड़ गई तो इसको हम ऑटो वायर कर सकते हैं कहीं भी। बस भाई, ऑटो वायर, ऑटो वायर। तो ये सब चीज़ ऑटोमेटिकली होगा, जो मैंने मार्क किया है ये सब ऑटोमेटिक होगा, सारा ऑटोमेटिक होगा भाई। ये सब चीज़ ऑटोमेटिक है, दिस इज ऑटोमेटिक, जेपीए कर देगा। ये चीज़ें बस आपको ऑटो वायर खुद से करना होगा, एंड यूज़ करना होगा जेपीए रिपोजिटरी का ऑब्जेक्ट या यूज़र रिपोजिटरी का ऑब्जेक्ट। समझ गए सब लोग? देन स्ट्रिंग केस में तो ऑटो इंक्रीमेंट नहीं हो। यस गौरव, स्ट्रिंग के केस में ऑटो इंक्रीमेंट नहीं होगा। रिपोजिटरी एनोटेशन यूज़ करें तो रिपोजिटरी क्लासेस के ऊपर कहीं यूज़ नहीं करना आपको, रिपोजिटरी अपने आप से आपको फ्री में मिल जाएगा।
इफ़ यू वांट तो आप यूज़ कर सकते हो, बट उसका कोई मतलब नहीं है। अपने इंटरफेस के अंदर जाके और यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो रेपोजिटरी, बस कोई मतलब नहीं है। वो हमेशा क्लासेस पे ये चीज़ यूज़ होती हैं। अपने आप समझ जाएगा, ये रेपोजिटरी आपको मिल जाएगी फ्री में। जैसे मैं दिखाता हूँ, सपोज आपको यूज़र को सेव करना है, तो आप अपने यहाँ पे जाओगे, वहाँ पे साथ इम्प्लीमेंट कर लोगे कमांड लाइन रन, ठीक है। और यहाँ पे आप ऑटो वायर करो ज़रा, प्राइवेट यूज़र रिपोजिटरी, ठीक है। प्राइवेट डिपार्टमेंट रिपोजिटरी। डिपार्टमेंट क्यों गड़बड़ कर रहा है इतना यार? ठीक तो है यार, डिपार्टमेंट हमेशा क्यों गड़बड़ कर रहा है इतना? डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट रिपोजिटरी, डिपार्टमेंट फिर गड़बड़ कर रहा है, छोड़ दो। इसी को हम ऑटो वायर कर लेते हैं, प्राइवेट ऑटो वायर। अब अगर इसको मैं एक्सेस करूँ यहाँ पे, तो देखना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गोइंग टू सेव ऑब्जेक्ट, गोइंग टू सेव यूज़र। और हम जैसे ही यहाँ पे रिपोजिटरी लिखते हैं, यूज़र डॉट रिपोजिटरी, ये देखो, यूज़र डॉट रिपोजिटरी, जैसे डॉट लगाएंगे ये देखो, सारे मेथड हमको मिल जाएंगे। सेव करना है तो सेव, जो खुद से लिख रहे थे हम जीपी के अंदर, यहाँ खुद मिल जाएंगे, ठीक है। सेव, फाइंड, फाइंड ऑल, फाइंड बाय आईडी, सब मिल जाएगा भाई। सेव, डिलीट, डिलीट ऑल, डिलीट बाय आईडी, डिलीट इन बैच, सब मिल जाएंगे। मतलब कॉमन ऑपरेशन आपको फ्री में मिल जा रहा है, ठीक है। तो गेट, गेट नहीं, फाइंड है, गेट क्लास है। गेट बाय आईडी था बट ये डेप्रिकेट हो चुका है, ठीक है। हम फाइंड भी कर सकते हैं, फाइंड बाय आईडी, फाइंड बाय आईडी, देखो फाइंड बाय आईडी, समझ गए। सो आपको कुछ नहीं करना। जैसे आपको यूजर सेव करना है ना, तो क्या करोगे आप पता है, एक यूजर ऑब्जेक्ट बना लो, न्यू यूजर, एंड एक बना लिया। आप सेव करो, यूजर डॉट सेट आईडी ले लो, इसकी ऑटो इंक्रीमेंट नहीं थी आईडी, ठीक है। यूजर डॉट सेट नेम ले लो, नेम किसका ले लें, गौरव, गौरव, ठीक है। स्पेलिंग गलत हो गई होगी गौरव, तो ध्यान मत दीजिएगा, बुरा मत जाना। एज ले लेते हैं, कितने साल के हो, 12। यूजर डॉट सेट इज एक्टिव, सेट एज, एज तो होगी ना, इज एक्टिव, सेट एक्टिव, और एक्टिव में ले लेते हैं क्या, 14 नहीं, ट्रू, ठीक है। बस अब ये करने के बाद आप सेव कर दो, सेव करने के बाद यूज़र को डाल दो यहाँ पे, और आपको ये सेव करके बाद यूज़र दे देगा, ये सेव्ड यूज़र, जो भी सेव करेगा यूज़र मिल जाएगा। जस्ट आप यूज़र डॉट नेम ले लो यहाँ पे, रन कर लो, आप लिख दो यहाँ पे यूज़र सेव, यूज़र सेव्ड, तो रन करो, यू विल सी, देखो, अब देखो, समझो यहाँ पे, ये देखो, ये देखो क्या किया इसने, इंसर्ट इनटू जेपी यूज़र, एक क्वेरी चलाई है यहाँ पे, और इसने वही इंसर्ट की क्वेरी लगाई है, पता है, ये देखो, जो हम लोग बनाते थे वंस अपॉन अ टाइम, ठीक है। देखो, एज ईमेल, बस कॉलम्स इधर होता है, बट क्वेश्चन मार्क इसने भी बनाया है। एज, ईमेल, इज एक्टिव, जेपीए यूजर नेम, जेपीए यूजर आईडी, और वैल्यूज में इसने पास किया, और देन फाइनली इसने नेम प्रिंट किया एंड कवर, मतलब सेव कर दिया इंसर्ट क्वेरी से। अब आप कहोगे सर एक क्वेरी और चलाइए, तो इसने पहले चेक किया है क्या, सेलेक्ट किया डेटा को बेसिकली, ये देखो वेयर की क्वेरी है, मतलब इसने ये देखा है कि पहले से उस आईडी वाला यूजर है तो नहीं, समझे मेरी बात। अगर होता तो ये सेव, तो बेसिकली गेट करके या अपडेट कर देता, अगर नहीं है तो क्रिएट कर दे रहा है। आया समझे। अब अगर आप डेटाबेस में आओगे, तो यू विल सी यूजर, ये देखो, ठीक है। ईमेल नहीं आया, ईमेल आई थिंक सेट नहीं किया था, एज एक्टिव आ गया, नेम आ गया, आईडी आ गई, एज आ गई, समझ गए सब लोग। अगर आपको निकालना है, तो क्या करो भाई, सेव नहीं करना ना, तो आप फाइंड यूज कर लो ना, देखो, यूजर रेपोजिटरी डॉट फाइंड ऑल, आपको पूरी पूरी लिस्ट मिल जाएगी, ये देखो, ऑल डॉट फॉर ईच एस आउट, यूजर डॉट गेट नेम, सारे यूजर्स के नेम यहाँ पे मिल जाएंगे, ये देखो गौरव, एक ही डेटा है। तो ये रही कहानी हमारे जेपीए की, एंड यहाँ पे स्टेप्स को बढ़ा दो हल्का, इंटरेक्ट डेटाबेस, एंड देन फाइनली आपको क्या करना है, एक स्टेप्स पर लास्ट लिख दो, दैट इज अ इंटरेक्ट या ऑटो वायर रिपोजिटरी
एंड यूज एन या एंड यूज। बस ये 5 स्टेप्स आपको ध्यान रखने हैं बस। ठीक है, 5 स्टेप्स, इन्हीं 5 के बारे में मैंने आज डिटेल में बात की। और पता है एक चीज़ बताऊं तुम लोग को, ये चीज़ मैं 5-10 मिनट बात कर सकता था, सिर्फ 5 मिनट में बात कर सकता है this। मतलब लिटरली मुझे 20 मिनट मिलता, मैं पढ़ा देता सब। लेकिन मैंने कहा एक एक चीज़ पढ़ाते हैं, एक एक प्रॉपर्टी मैंने आपको पढ़ाई यहाँ पे, एक एक प्रॉपर्टी, एक एक क्लास, एक एक स्टेप्स, एक एक स्टोरी आप देख सकते हो यहाँ पे डिटेल में। ओ आर एम क्या होता है, एवरीथिंग, जीपी, ओ आर एम, फीचर्स, स्टेप्स। समझ गए सब लोग? ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं आप लोगों से 2-4 मिनट। एंड मतलब टेक्निकली हम लोग एडवांस चीज़ नेक्स्ट टर्न में पढ़ेंगे, कस्टम क्वेरी, मेथड्स, एवरीथिंग। ठीक है, बहुत सारी चीज़ पढ़ेंगे अभी तो, बट अभी हाँ प्रियांक कह रहे हैं अनम्यूट, चलो प्रियांक को अनम्यूट कर देता हूँ। प्रियांक, प्रियांक नाम है ना, प्रियांक रजवांस, अनम्यूट कर, आस्क मैंने कर दिया, यू कैन आस्क, अनम्यूट करके आप बोल सकते हो। जी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग प्रियांश। जी सर, एक छोटा सा डाउट था। जैसे हम्म। यहाँ पे हम लोग @ID अगर नहीं यूज करते हैं तो वो जैसे कोई प्राइमरी की रहेगा ही नहीं डेटाबेस में, तो उस हम्म। केस में जब हम लोग JPA को एक्सटेंड करते हैं तो वहां पे क्या रखेंगे? विदाउट प्राइमरी की कोई टेबल नहीं एग्जिस्ट कर पाएगी भाई। ये डाउट था सर। मतलब ये हमको डाउट क्लियर हो गया? नेसेसरी है, मतलब नेसेसरी है कि डालना, क्योंकि डेटाबेस में तो हम बिना प्राइमरी की यूज किए क्रिएट कर सकते हैं। डेटाबेस में तो क्रिएट कर सकते हो, बट यहाँ नहीं क्रिएट कर सकते हो, यहाँ पे एरर आने लगेगी। देयर मस्ट बी अ यस प्राइमरी की। यस। हाँ, देयर मस्ट बी अ प्राइमरी की टू क्रिएट अ एंटिटी। अदरवाइज प्राइमरी के बिना एंटिटी आपकी नहीं क्रिएट होगा, क्योंकि इसका इसका रीज़न भी है, पता क्या रीज़न है? इसका रीज़न ये है क्या कि, सर? हाँ इसका रीज़न ये है कि ये आपको बेसिक ऑपरेशन खुद से दे देता है। समझो मेरी बात को, मतलब बेसिक ऑपरेशन के लिए इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब जैसे मान लो आपने एंटिटी दे दिया और अपनी आईडी का टाइप दे दिया, और जब आपने ये दिया तो इसने डेटाबेस ऑपरेशंस आपको खुद दे दिए। अब इसने जैसे सपोज सेव का ऑप्शन आपको खुद से दे दिया, और इसने आपको गेट का ऑप्शन खुद दे दिया, उसने गेट बाय आईडी का भी ऑप्शन आपको खुद के दे दिया। अब आप खुद सोचो, आईडी ही नहीं तो ये सारे ऑपरेशंस कैसे देगा वो? समझे ये मेरी तो बात? है सर। हाँ, तो जी बहुत सर। सारे ऑपरेशंस को इंप्लीमेंट करने के लिए बेसिक आईडी इज अ रिक्वायरमेंट। तो आईडी होनी ज़रूरी है एंटिटी के केस में, अदरवाइज काम नहीं होगा, एंटिटीज नहीं काम करेगी। बट डेटाबेस में आप रख सकते हो। ठीक है, सो इन जेपीए आईडी इज मैंडेटरी। ठीक है। जी सर, और सर एक तो और हम्म। क्वेश्चन था, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा था लॉग्स में कि वो इंसर्ट करने से पहले सिलेक्ट